नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सीएचओ एग्जाम स्पेशल सेशन। जी हाँ दोस्तों, सीएचओ एग्जाम स्पेशल सेशन आज का दिन कुछ अलग, कुछ नया, कुछ खास, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं पिछले 40-45 दिन हो गए हमें कॉन्स्टेंटली, जब से एग्ज़ाम का एडवर्टीजमेंट आया है तब से हम इस तैयारी को स्टार्ट कर चुके हैं। और हर दिन की हमारी तैयारी जो हमें मजबूती दे रही है, उस तैयारी को और बढ़िया करने का आ चुका है समय। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो हो चुकी है डिक्लेयर, और सीएचओ एग्ज़ाम की जो डेट है प्यारे दोस्तों, वो आप सभी को पता है कि कल की जो एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर डिक्लेयर हो चुकी है। 19 फरवरी ये डेट बताई जा रही है। तो दोस्तों 19 फरवरी को ये एग्ज़ाम होना है, ऐसा अब संभावित हो चुका है। तो अगर किसी ने कहा कि हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। प्यारे दोस्तों, संघर्ष को पूरी दुनिया सलाम करती है और आपकी जो ये मेहनत है वो सार्थक हो, इसके लिए हमारे प्रयासों में और कुछ नए तीर शामिल करने की जरूरत है। तो उसी तरीके का कुछ एक और नया धारदार धमाकेदार सेशन आज के इस सीएचओ एग्जाम स्पेशल में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। क्यों नहीं शुरुआत कर देते एक शानदार सेशन की। और सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों लास्ट सीएचओ सेशन के लास्ट क्वेश्चन से रहने वाला है। लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल डिफरेंट, सबसे अलग, सबसे हटके, कि पल्स में कौन सा एमाइनो एसिड होता है। दाल जो होती है, दालें जो हम खाते हैं, पल्सेज जो हम खाते हैं, उनमें कौन सा एमाइनो एसिड होता है। पहला लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों लाइसिन, टायरोसिन, वेलिन और मैथियोनिन। वेरी इंटरेस्टिंग, दालें हम जो खाते हैं और ये जितने भी अमाइनो एसिड के नाम लिखे हुए हैं ये सब असेंशियल अमाइनो एसिड है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दो अलग अलग बातें बताने वाला हूँ। अमाइनो एसिड की जब हम कैटेगरी करते हैं अमाइनो एसिड की, तो कैटेगरी के आधार पे अमाइनो एसिड दो तरीके के होते हैं। एमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट है। किसके बाई प्रोडक्ट है? प्रोटीन के बाई प्रोडक्ट है। प्रोटीन जब टूटता है तो एमाइनो एसिड बनता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो प्रोटीन के बाई प्रोडक्ट है एमाइनो एसिड, जो कि दो तरीके के होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं असेंशियल एमाइनो एसिड में, एक तो क्या होता है असेंशियल होता है, और एक होता है नॉन असेंशियल एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड में दो चीजें होती है, एक तो होती है प्यारे दोस्तों असेंशियल एमाइनो एसिड और एक होता है नॉन असेंशियल एमाइनो एसिड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कई बार हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हम ये सोचते हैं, ये सुनते हैं कि असेंशियल वो होता है जो जिनको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, नॉन असेंशियल वो होते हैं जो बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारी बॉडी में बनते हैं, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। ये हमारा कंसेप्ट होता है, जो कि थोड़ा गलत कंसेप्ट है। याद रखें दोस्तों, अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सारे के सारे बनेंगे, ऐसा कोई नहीं अमाइनो एसिड है जो नहीं बनता है। हमारी बॉडी में असेंशियल अमाइनो एसिड भी बनते हैं, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड भी बनते हैं। फर्क क्या है प्यारे दोस्तों कि असेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं, जो बॉडी में बनते हैं, ये बॉडी में उतने नहीं बनते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। तो असेंशियल वर्ड का बेसिक मतलब होता है कि जरूरत है। जरूरत किसकी होती है? जो पूरे अमाउंट में नहीं होता है ना। हमें किसी चीज़ की जरूरत कब होती है? जब कोई चीज़ पूरे अमाउंट में नहीं होती है। तो असेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में बनते तो है, पर जितनी ज़रूरत होती है उतने नहीं बनते हैं, तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत है। नॉन असेंशियल वो है दोस्तों जिसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है का मतलब क्या हो गया कि भाई इनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये सफिशिएंट अमाउंट में बनते हैं, तो हम बाहर से क्यों लेवे इनको। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं उनको बाहर से लेने की, बॉडी में बनते तो है पर उतने नहीं बनते हैं जितने हमें चाहिए, तो उनको बाहर से लेने की जरूरत है। तो याद रखना, जब उन्हें बाहर से लेने की जरूरत है तो कौन कौन से है? तो ये टोटल नंबर में 10 होते हैं। हम हमेशा किसको पढ़ते हैं? असेंशियल अमाइनो एसिड को। और ये असेंशियल अमाइनो एसिड टोटल नंबर में 10 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? टोटल नंबर में 10 होते हैं। ये जो 10 अमाइनो एसिड है, इन 10 अमाइनो एसिड को हम किस तरीके से लिखते हैं?
ये याद रखने का एक आसान तरीका है, असेंशियल के नाम जरूर याद रखना है। टीटी हॉल में वीआईपी, यार दोस्तों टीटी हॉल में वीआईपी ये एक मिनोमिक्स है और जिससे ये 10 नाम आप याद रख सकते हो। टीटी हॉल में वीआईपी, यहाँ पे टी जो है प्यारे दोस्तों, टी थायामीन, टायरोसिन, हिस्टिडीन है ना, थायामीन, टायरामीन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मैथियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और फेनाइल एलानिन। क्या लिखा मैंने यहाँ पे प्यारे दोस्तों? मैंने लिखा टायरोनिन, टायरामीन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और फेनिल एलानिन। समझ में आ गया आपको? अब हम जब इसकी बात करते हैं 10 अमीनो एसिड की जो असेंशियल है, इनमें 2 अमीनो एसिड जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें ऐसे कौन से है जो सेमी असेंशियल है। प्यारे दोस्तों जो सेमी असेंशियल है वो ये दोनों है। कौन है सेमी असेंशियल? सेमी असेंशियल है हिस्टिडीन और आर्जिनिन। कौन से 2 अमीनो एसिड है जो सेमी असेंशियल है? एक का नाम है हिस्टिडीन और दूसरे का नाम है आर्जिनिन। ये दोनों सेमी असेंशियल वाली कैटेगरी में आते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट प्यारा दोस्तों, इन सभी अमीनो एसिड में जो ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनिन है, जो है ट्रिप्टोफैन, सॉरी इसको लिख दो ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन है, जो थ्रियोनिन है और इसके अलावा जो हिस्टिडीन है, आर्जिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मैथियोनिन है, वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, फेनिलएलानिन है। उनमें से ये कुछ नाम, जैसे लाइसिन एक नाम है, टायरोसिन एक नाम है, वेलिन है, मैथियोनिन है, इनकी जब हम बात करें तो है तो सारे असेंशियल अमीनो एसिड, लेकिन जब हम पल्सेस का इंटेक करते हैं, दालें हम खाते हैं, तो मैथियोनिन नाम का अमीनो एसिड जो होता है मैथियोनिन, ये एक्सेसिव अमाउंट में दालों में ये पाया जाता है मैथियोनिन। प्यारे दोस्तों ये जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन, ये टायरोसिन अमीनो एसिड होता है जो थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में मदद करता है। अगर आपको बोले कि सर ये टायरोसिन का क्या रोल है, टायरोसिन का क्या रोल है, तो टायरोसिन का रोल होता है ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में मदद करता है। क्या मदद है टायरोसिन की? याद रखिएगा, जब हम टायरोसिन की बात करते हैं, टायरोसिन की, तो ये क्या होता है कि हम जो भी जो है हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, प्यारे दोस्तों हमारी जो थायराइड ग्लैंड है जो नेक में पाई जाती है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बनाती है थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन। ये जो थायरोग्लोबुलिन है, ये थायरोग्लोबुलिन बनाएगा, एक अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, उसको बनाता है टायरोसिन। और ये जो टायरोसिन है ये आयोडीन के साथ में मिलके, किसके साथ में मिलके? आयोडीन के साथ में मिलके बनाता है प्यारे दोस्तों मोनो आयोडोथायरोनिन, मोनो आयोडोथायरोनिन। क्या बोला मैंने? थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन बनाती है जिसको थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन को यूज करके टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड बनाता है। टायरोसिन फेनिल एलानिन का बाई प्रोडक्ट है। फेनिल एलानिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है और उसका बाई प्रोडक्ट है टायरोसिन। टायरोसिन और किससे बनता है? फेनिल एलानिन से। फेनिल एलानिन क्या है? फेनिल एलानिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है और इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में भी क्या बनता है? टायरोसिन। किसकी मदद से? फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, PAH एंजाइम की मदद से। अब प्यारे दोस्तों ये जो टायरोसिन है ये आयोडीन के साथ में मिलकर बनाता है मोनोआयोडोथायरोनिन, और मोनोआयोडोथायरोनिन एक और आयोडीन के साथ में जुड़ जाए तो ये बना देगा डाई आयोडोथायरोनिन, और डाई एक मोनोआयोडो के साथ में जुड़ जाए तो ये बन जाएगा ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये जो कहानी चलती है थायराइड हार्मोन के बनने की, ये जो ट्राई आयोडोथायरोनिन है, इसी को तो हम T3 हार्मोन कहते हैं। तो जब अमीनो एसिड की हम बात करते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड के अलग अलग रोल है। यहाँ पे जिस अमीनो एसिड की हमने बात की, ये अमीनो एसिड आपका मैथियोनिन रहेगा जो दालों में पाया जाता है, और टायरोसिन का ये इंपॉर्टेंट रोल है जो हम बता चुके हैं। ल्यूसिन, वेलिन, ये सभी अमीनो एसिड जो है वो असेंशियल के अंदर आएंगे, और असेंशियल वो होते हैं जो बॉडी के नीड के अनुसार बन नहीं पाते हैं, तो इनको बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। तो वो अमीनो एसिड जिनको हम बाहर से इंटेक करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की नीड के अनुसार पूरे नहीं बन रहे हैं,
और उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो नाम याद रख लेना दोस्तों एक बार फिर है, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनीन, हिस्टीडीन, आर्जिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और फेनिलएलानिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी मजेदार है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गर्भवती महिला के निरीक्षण में कितनी ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप होती है। एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसका आप असेसमेंट कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, तो बताओ कितना यहाँ पे ग्रिप पाई जाएगी, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप कितनी होगी। वेन एवर यू एग्जामिन ए प्रेग्नेंट लेडी, हाउ मच ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप आर देयर। सभी लोगों को जवाब लिखना है प्यारे दोस्तों। पहला लिखा हुआ है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप पूछिए दोस्तों, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप, हाँ वही फंडल ग्रिप, अम्बिलिकल ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप और सेकंड पेल्विक ग्रिप। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप को ही पावलिक ग्रिप बोलते हैं, है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप जो होती है प्यारे दोस्तों वो 4 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? हियर इज 4 ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप। ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडी में चेक की जाती है वो फीटल की प्रेजेंटेशन कैसी है, फीटल का हेड किधर है, फीटल का जो है लेग किधर है, ये सब चेक करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से नाम होते हैं सभी लोगों को कमेंट करने हैं। हमने अभी नाम आपको बोले हैं, आपको सभी लोगों को कमेंट करने हैं और जितने भी लोग जो है वो उन तमाम रसगुल्लों को जोड़ दे जो कि इस सेशन के अभी तक भागीदार नहीं बने हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप होती है वो टोटल नंबर में 4 होती है। पहली होती है फंडल ग्रिप। क्या होती है दोस्तों? फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप या ये ऑब्स्टेट्रिक मैनुअर जो होता है, मैनुअर नंबर 1। और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों अम्बिलिकल ग्रिप। अम्बिलिकल ग्रिप जो कि लैटरल अम्बिलिकल ग्रिप भी बोलते हैं। अम्बिलिकल ग्रिप जो कि लैटरल एस्पेक्ट से होती है, लैटरल, है ना। ये जो लैटरल अम्बिलिकल ग्रिप और दो फंडल ग्रिप है, इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है ये उसका यूट्रस है। अब यूट्रस में जो बच्चे का प्रेजेंटेशन है उसमें नॉर्मली हेड जो है वो नीचे की तरफ होता है कि नहीं है। और बच्चे का जो लेग है वो यहाँ पे रहेगा, बैक क्या रहेगी और लेग ऊपर की तरफ रहेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ हैंड फंडल एरिया को एग्जामिन करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्रेग्नेंट लेडी के फंडस एरिया में, ये जो फंडल वाला एरिया है, यहाँ पे कौन से पार्ट प्रेजेंटिंग है। तो यहाँ पे हार्ड एरिया है या यहाँ पे इरेगुलर है। अगर इरेगुलर है तो यहाँ पे लेग है और ज़्यादातर इसके होने की संभावना है जब बच्चा कौन सी पोजीशन में हो, वर्टेक्स पोजीशन में और प्रेजेंटिंग पार्ट हेड होता है। इस ग्रिप को नाम देते हैं फंडल ग्रिप। दूसरी ग्रिप कौन सी होती है दोस्तों? अम्बिलिकल ग्रिप। ये जो अम्बिलिकल ग्रिप है इसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो लेडी का जो है यूट्रस है और बच्चा लोअर साइड में है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे की बैक किधर है, आइदर इधर है या इधर है। उसके आधार पे हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रेजेंटेशन है, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर है या लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर है या क्या है। तो अगर आप लेटरल साइड से असेस कर रहे हो इसको लेटरल अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से जानते हैं। तो एक ग्रिप कौन सा हो गया? फंडल ग्रिप। एक हो गया लेटरल अम्बिलिकल ग्रिप। क्या पता करना चाहते हैं इसमें? तो ये पता करना चाहते हैं कि सर नीचे है या सर ऊपर है। इसमें ये पता करना चाहते हैं कि बैक राइट में है या बैक लेफ्ट में है। इससे हमें क्या पता होगा कि बच्चे का जो नीचे वाला हेड है वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा, कौन सी उसकी प्रेजेंटेशन रहने वाली है। तो 2 ग्रिप आपको समझ में आ गई, एक फंडल ग्रिप और दूसरा अम्बिलिकल ग्रिप और लेटरल अम्बिलिकल ग्रिप। तीसरा ग्रिप होता है प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं पावलिक ग्रिप या पेल्विक मैनुअर सेकंड। क्या बोलते हैं? पावलिक ग्रिप या पेल्विक मैनुअर सेकंड। पावलिक ग्रिप या पेल्विक मैनुअर सेकंड। ये जो पेल्विक मैनुअर सेकंड होता है, पेल्विक मैनुअर सेकंड, ये क्या होता है? इसमें हम एक हैंड को लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो हेड है वो एंगेज हुआ या नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, मान लो ये एरिया है, यहाँ पे यूट्रस है और ये जो यूट्रस का पार्ट है
इस पार्ट पे यहाँ पे हम ग्रास्प करके देखते हैं कि हेड एंगेज हुआ या नहीं हुआ है। तो हमारे हाथ में फीटल हेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो हैंड की मदद से इस एरिया को असेस करना, इसको बोलते हैं पावलिक ग्रिप या पेल्विक मैनवर, पावलिक ग्रिप या पेल्विक मैनवर सेकंड। उसके बाद में चौथा जो होता है प्यारे दोस्तों फोर्थ, इसको बोलते हैं पेल्विक मैनवर फर्स्ट, पेल्विक मैनवर फर्स्ट। ये जो पेल्विक मैनवर फर्स्ट होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मदर के हेड की साइड में जाते हैं। अभी तक तीनों ही ग्रिप में हम मदर के लेग की साइड में खड़े थे और हमने क्या किया, हमने पहला तरीका काम में लिया फंडल ग्रिप, दूसरा तरीका काम में लिया लैटरल अम्बिलिकल ग्रिप, तीसरा तरीका काम में लिया पावलिक ग्रिप। अब हम जाएंगे मदर के हेड की तरफ। जब हम हेड की तरफ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में हम क्या करेंगे, ये बच्चा मान लो इस तरीके का है, तो हम हेड की तरफ जाके यहाँ पे दोनों हैंड से नीचे की तरफ इस तरीके से साथ में मूवमेंट कराएंगे। तो दोनों हाथ कन्वर्जन हो रहे हैं या दोनों हाथों का डाइवर्जन हो रहा है, दो में से एक चीज़ होगा, या तो दोनों हाथ कन्वर्ज होंगे या दोनों हाथ डाइवर्ज होंगे, ऐसा कुछ होगा। अगर दोनों हाथ का डाइवर्जन हो रहा है या तो होगा डाइवर्जन और या होगा प्यारे दोस्तों कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है पास पास आना और डाइवर्जन का मतलब है दूर जाना। ये डिसाइड करेगा कि एंगेजमेंट हुआ या नहीं हुआ है, बच्चा डिसेंड हुआ या नहीं हुआ है। अगर डाइवर्जन हो रहा है तो यहाँ पे डिसेंड हो चुका है, कन्वर्जन हो रहा है इसका मतलब डिसेंड नहीं हुआ है। ये हम डिसाइड करते हैं किससे, ये है दोस्तों पेल्विक मैनवर फर्स्ट से। तो चार तरह की अम्बिलिकल ग्रिप हो गई। पहला ग्रिप हो गया फंडल ग्रिप, दूसरा हो गया लैटरल अम्बिलिकल ग्रिप, तीसरा हो गया पावलिक ग्रिप और चौथा हो गया पेल्विक ग्रिप। याद रह जाएगा। हाँ, इससे हमें ये पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा प्रेजेंटिंग हेड किधर है, इससे पता चलेगा बैक किधर है, इससे पता चलेगा एंगेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इससे पता चलेगा डिसेंड हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन तरह की चार ग्रिप हम यहाँ पे काम में लेते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गर्भवती महिला के निरीक्षण में कितनी ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप होती है, तो ग्रिप टोटल नंबर में कितनी होती है, चार होती है प्यारे दोस्तों। ये आसान नाम है जो आपको याद रखने हैं, सारी की सारी ग्रिप के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। अगला है प्यारे दोस्तों छाती से जुड़े हुए ट्विन कहलाते हैं। जुड़े हुए ट्विन, कॉन्जॉइंट ट्विन कहते हैं, कॉन्जॉइंट। जुड़े हुए ट्विन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, कॉन्जॉइंट ट्विन, कॉन्जॉइंट ट्विन कहते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विन। तो यहाँ पे सवाल ने बोला है कि जो कॉन्जॉइंट ट्विन है वो अगर छाती से जुड़े हुए, देखो दो ट्विन जो होते हैं ना, कई बार बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं तो कहीं से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर वो छाती से जुड़े हुए कि मान लो एक बच्चा ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है और इसका जो ये छाती वाला एरिया है और दूसरा बच्चा ऐसा है और इसका ये छाती वाला एरिया है और दोनों आपस में छाती वाले एरिया से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं है। आगे ये सेपरेट है लेकिन दोनों कहाँ से जुड़े हुए हैं, छाती वाले एरिया से अगर जुड़े हुए हैं तो इन ट्विन को हम क्या नाम देते हैं। तो अगर दो बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं और उनका कनेक्शन छाती वाले एरिया से, तो इसके लिए वर्ड यूज छाती वर्ड फॉर थोरेक्स। तो ये हो गया थोरेकोपेगस। क्या बोलते हैं, थोरेकोपेगस। जो ऑप्शन ए में मेंशन है कि अगर दो बच्चे छाती से जुड़े हुए आपस में तो इसको बोलते हैं थोरेकोपेगस। थोरेको वर्ड फॉर छाती, तो इसको बोलेंगे प्यारे दोस्तों थोरेकोपेगस। एक है पायोपेगस। पायोपेगस का मतलब क्या हो गया, पायोपेगस का मतलब क्या हो गया, ये बच्चे भी जुड़े हुए होंगे लेकिन पेल्विस एरिया से जुड़े हुए होते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेनियोपेगस, हेड से जुड़े हुए हैं, इनका क्रेनियम जुड़ा हुआ है, इसको क्रेनियोपेगस कहते हैं। एक लिखा हुआ है इशियोपेगस, इशियल एरिया से जुड़े हुए हैं। तो मान लो ये बच्चा है ना, ये एक बच्चा है और ये इस बच्चे का बैक वाला हिस्सा है और ये दूसरा बच्चा है और ये इस दूसरे बच्चे के बैक वाला हिस्सा है। एक बच्चा है और ये एक बच्चा है और ये इसके बैक वाला हिस्सा है, समझ रहे हो। तो अगर दोनों बच्चे बैक साइड से जुड़े हुए हैं और वो भी इशियल एरिया से, थोड़ा हम नीचे की तरफ लाएं और यहाँ से अगर इनको जोड़ने का कहें, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्यारे दोस्तों बोलेंगे इशियोपेगस। क्या बोलते हैं, इशियोपेगस। अगर ये क्रेनियम वाले एरिया से जुड़े हुए हैं, दोनों बच्चों का हेड है और ये हेड है और ये इस बच्चे का हेड है और ये हेड है
और अगर ये इस तरीके से क्रेनियम वाले एरिया से जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेनियोपेगस। इस तरीके से कॉन्जॉइंट ट्विन ये कहलाते हैं। जिस तरीके का एरिया है, इलाका है, उसके हिसाब से हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो अगर वो थोरेक्स वाले एरिया से जुड़े हुए हैं तो ये तो आपका हो गया छाती से जुड़ा हुआ ना। अगर आपका बटक्स वाले एरिया से जुड़े हुए हैं तो ये पायोपेगस है। अगर आपका क्रेनियम से जुड़े हुए हैं तो ये हेड वाला एरिया है। अगर आपका जो है इस्सियोपेगस है तो इस्सियल एरिया से जुड़े हुए हैं। बटक्स मतलब आपके जो वी कैन से फ्रॉम योर इस्सियल एरिया बैक साइड, और इसके अलावा जो है थोरेकोपेगस, पायोपेगस और बटक्स वाला। तो यहाँ पे अलग अलग जगह है और अलग अलग जगह से बच्चों का जुड़ा होना, ये अलग अलग नाम हम यहाँ पे काम में लेते हैं। इनको कॉन्जॉइंट ट्विन के नाम से हम जानते हैं। तो आपने ये समझना है कि इसमें मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा रहता है, ये बताइए दोस्तों। हाँ, बटक्स बोलो, पेल्विस बोलो, एक ही बात है। तो पायो पेल्विस हो गया, ये थोरेक्स हो गया, ये हेड हो गया, और ये इस्सियल एरिया हो गया। इस्सियल एरिया अलग है, हेड अलग है, बटक्स अलग है और पायो अलग वर्ड है, बिल्कुल। तो सभी लोगों को जवाब लिखना है। इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाइए, इंग्लिश में यह क्वेश्चन, द साइट वेयर द ट्विन आर कॉन्जॉइंट फ्रॉम थोरेसिक एरिया, उसको क्या बोलते हैं? ये इंग्लिश है। अरे इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में काहे को पढ़ रहे हो भाई? 19 तारीख को पेपर है, अभी अगर इंग्लिश हिंदी करोगे तो कैसे रहेगा? ऐसा ही सवाल लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। हम तो सवाल वैसा ला के दे रहे हैं आपको ताकि आप जो है बहुत अच्छे से कर पाओ, और आप तो अभी भी हिंदी इंग्लिश के चक्कर में पड़े हो, है कि नहीं है? सवाल तो इसी तरीके का लिखा आएगा, सवाल तो क्रेनियोपेगस ही लिखा आएगा, सवाल तो थोरेकोपेगस ही लिखा आएगा, है कि नहीं है? हाँ, तो उस समय आपको समझना है कि भाई किस तरीके का जवाब होगा या कैसे होगा, कैसे हम इसको चूज करें, इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, थोरेकोपेगस मोस्ट कॉमन टाइप का कॉन्जॉइंट होता है। अच्छा, थोरेको, कुछ लोग कह रहे हैं क्रेनियो है, थोरेको याद रखना, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो यही है जिसको हमने पूछा है, इसीलिए तो पूछा है कि मोस्ट कॉमन कॉन्जॉइंट ट्विन कौन सा होता है? थोरेकोपेगस। कहाँ से जुड़े होते हैं? थोरेक्स वाले एरिया से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मानव की डेसिडुआ की कितनी परत होती है? हाउ मेनी लेयर, हाउ मेनी डेसिडुअल लेयर इन ह्यूमन बींग्स। अब मैं दोनों में बोलूंगा, चिंता मत करो, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में बोलेंगे। हाउ मेनी लेयर, हाउ मेनी डेसिडुअल लेयर इन ह्यूमन बींग, हाउ मेनी डेसिडुअल लेयर, कितनी डेसिडुअल लेयर होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ऐसा सवाल ने पूछा है। 2 परत, 3 परत, 4 परत या 5 परत डेसिडुआ लेयर कितनी होती है? सभी लोगों को जवाब लिखे। डेसिडुआ, डेसिडुआ, एंडोमेट्रियम, नाम तो सुना होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसको डेसिडुआ के नाम से जानते हैं जब प्रेगनेंसी हो जाती है। और ये जो डेसिडुआ है इसमें टोटल कितनी लेयर होती है सभी को बताना है और नाम के साथ में बताना है। ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये यूट्रस की लेयर है, डेसिडुआ लेयर नहीं है प्यारे दोस्तों। यूट्रस की एंडोमेट्रियम जिसको डेसिडुआ कहते हैं वो कितनी लेयर होती है, ऐसा हमने यहाँ पे पूछना है। फंक्शनल और बेसिक लेयर है, सभी लोगों को जवाब लिखना है। जिनको जवाब नहीं आ रहा है उनको अगरबत्ती लगानी है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है, और अभी तक जो रसगुल्ले जगे नहीं है उनको जगाना है। हाँ, प्रेम, प्रेम, ईश्वर, आकाश, बहुत बढ़िया। याद रखना दोस्तों, 3 लेयर होती है, जो 2 लेयर दे रहे हैं वो तो पहले ही गलत है। डेसिडुआ जो है उसमें 3 लेयर होती है। एक लेयर का नाम जो होता है वो रहता है कॉम्पैक्ट लेयर। कौन सी लेयर? कॉम्पैक्ट लेयर। एक लेयर का नाम है कॉम्पैक्ट लेयर, दूसरा लेयर का नाम है स्पॉन्जी लेयर। कैसा लेयर है? स्पॉन्जी लेयर है। और तीसरा लेयर का नाम है बेजल लेयर। यहाँ पे 3 लेयर पाई जाती है डेसिडुआ की। एक लेयर का नाम है कॉम्पैक्ट लेयर, एक लेयर का नाम है स्पॉन्जी लेयर, और एक लेयर का नाम है बेजल लेयर। तो देयर इज 3 लेयर ऑफ डेसिडुआ, कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी और बेजल लेयर। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एबॉर्शन में निकलने वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? द एम्ब्रियो दैट कम्स आउट इन एबॉर्शन, उसको किस नाम से जानते हैं? सभी लोगों को जवाब लिखना है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है मिसकैरीज,
फीटस एकार्डियस, अबोर्टस और फीटस पेपायरासियस। सभी लोगों को जवाब लिखना है। एबॉर्शन जो होता है, एबॉर्शन, उस एबॉर्शन के अंदर निकलने वाले भ्रूण को क्या कहा जाता है? अबॉर्शन में निकलने वाले भ्रूण को क्या कहा जाता है? सभी लोग जवाब लिखे प्यारे दोस्तों। क्या आंसर होना चाहिए? अबॉर्शन में निकलने वाले भ्रूण को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखे हैं, आपको अपना जवाब लिखना है। याद रखें, मिसकैरेज अबॉर्शन को कहते हैं, अबॉर्शन में निकलने वाले भ्रूण को नहीं कहते हैं। इस अबॉर्शन का दूसरा नाम है मिसकैरेज। प्यारे दोस्तों, मिसकैरेज का मतलब ही अबॉर्शन है। तो मिसकैरेज अबॉर्शन में निकलने वाला भ्रूण नहीं है, मिसकैरेज तो अबॉर्शन ही है, मतलब अबॉर्शन मिसकैरेज एक ही बात है। तो ये तो पहला गलती है कि आप इसको मिसकैरेज बोल रहे हो। हमने ये बोलना है, ये जो अबॉर्शन होते हैं इसके अलग अलग टाइप होते हैं। अगर जो आपका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो 20 वीक से पहले, वायबिलिटी से पहले मदर के वुम से एक्सपेल आउट हो जाए, है ना, एक्सपेल आउट हो जाए, बाहर आ जाए, तो उसको हम अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो अबॉर्शन है, ये अबॉर्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन जो होता है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पूरा का पूरा बाहर आ जाता है और यूटेराइन कैविटी पूरी तरीके से खाली हो जाती है। एक अबॉर्शन होता है प्यारे दोस्तों इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन वो होता है जिसमें यूट्रस पूरा कभी भी खाली नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कुछ अमाउंट में अंदर ही रह जाते हैं, उसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो एक होता है कंप्लीट अबॉर्शन, एक होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, एक होता है प्यारे दोस्तों मिस्ड अबॉर्शन। क्या होता है? मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है कि वो अबॉर्शन जिसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मदर के वुम्ब के अंदर ही रह जाए, उसको हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, 24 वीक जो होता है ना, वो एमटीपी के वीक को माना जाता है। अबॉर्शन 24 वीक नहीं होता है। थोड़ा दिमाग को सही जगह सेट करें। एमटीपी अलग है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून के अंदर में आता है। अबॉर्शन कोई कानून नहीं है। अबॉर्शन तो वायबिलिटी से काउंट होता है और वायबिलिटी 20 वीक से काउंट होती है। इस बात को थोड़ा दिमाग में रखें। अगली बार इंपॉर्टेंट है कि मिस्ड अबॉर्शन के बाद में आपका क्या होता है, वहाँ पे 3 टर्न्ड अबॉर्शन होता है ना। एक अबॉर्शन का टाइप है, उसको क्या नाम देते हैं? 3 टर्न्ड अबॉर्शन। क्या होता है? 3 टर्न्ड अबॉर्शन, 3 टर्न्ड अबॉर्शन, है ना। अलग अलग टाइप के अबॉर्शन है और ये डिफरेंट टाइप के अबॉर्शन जो है इसमें डिपेंड करता है कि जो आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि आपका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है उसका कितना पार्ट बाहर आया। एक 3 टर्न्ड अबॉर्शन है जिसमें कंप्लीट बाहर नहीं आता है और एक धमकी है कि मैं अबॉर्ट हो जाऊंगा। एकमात्र ऐसा अबॉर्शन जिसमें आप जो है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा अबॉर्शन होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि अबॉर्शन किसको कहते हैं। हाँ, अबॉर्शन वायबिलिटी से पहले पहले वाले को अबॉर्शन कहते हैं। वायबिलिटी 20 से 22 वीक काउंट करते हैं। तो कुछ जगह जो है 22 वीक भी लिखा है, कुछ जगह 20 वीक भी है। ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि अबॉर्शन का वीक कौन सा है, क्योंकि ये फिक्स है ही नहीं। जैसे हम एमटीपी में बात करेंगे तो एमटीपी का मतलब है मेडिकली आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हो। वो 24 क्या आजकल तो 32 वीक का एमटीपी भी करवाया है। मतलब अलग अलग है, वो मदर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेडिकली टर्मिनेट करा रहे हो। अबॉर्शन जो है वो मेडिकली टर्मिनेट नहीं होता है। अबॉर्शन में तो रोक भी नहीं सकते, वो मादा नहीं बाहर आ रहा है। तो अबॉर्शन और एमटीपी दो अलग अलग चीज़ें हैं। एमटीपी तो वो है जिसमें हम सोच समझ के जानबूझ के प्रोडक्ट कंसेप्शन को बाहर निकलवा रहे हैं, दवाई यूज़ करके, डीएनसी करके। ये तो हम कर रहे हैं, ये हम इंडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को निकालने के लिए। अबॉर्शन में हम कह रहे हैं रुक जा भाई, वो कहता है नहीं हम तो बाहर आएंगे। तो ये दो अलग अलग चीज़ें, इस बात का ध्यान रखना कि एमटीपी अलग है और अबॉर्शन अलग है। एमटीपी में बच्चे को बाहर हम निकलवाते हैं, अबॉर्शन में बच्चा को हम रोकने का कहते हैं, बच्चा माडानी बाहर आ रहा है। इन दो बातों में फर्क है, क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे अबॉर्शन जो है उसको लिए और मिसकैरेज वर्ड तो अबॉर्शन से ही संबंधित है। अबॉर्शन को ही मिसकैरेज कहते हैं। लेकिन सवाल ने क्या बोला है कि अबॉर्शन में निकलने वाले भ्रूण को, जो बच्चा बाहर आ जाता है, भ्रूण बाहर आ जाता है, उस निकलने वाले भ्रूण को हम क्या कहेंगे? तो वो होएगा अबॉर्टस। क्या? अबॉर्टस। उसको क्या बोलते हैं? अबॉर्टस। फीटल एकार्डियस या फीटल
सेसियस इसको नहीं कहते हैं, याद रह जाएगा। हाँ, तो इस निकलने वाले भ्रूण को हम क्या नाम देंगे, अबोर्टस, मतलब वो आदमी, वो प्रोडक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो अबॉर्शन का हिस्सा बना, वो क्या बन गया, अबोर्टस बन गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एडीएचडी के उपचार के लिए दवाई है। एडीएचडी के उपचार के लिए, पहला तो एडीएचडी का पूरा नाम क्या है, देखो थोड़ा कंसेप्चुअल होके सोच के पढ़ें, और इसके लिए थोड़ा ध्यान की जरूरत है। ध्यान कब आती है, जब आप अगरबत्ती लगाते हैं। ध्यान जो है ना वो तो पूजा से आएगा, अगरबत्ती से आएगा। तो कहानी इतनी है कि खुद को कॉन्फिडेंट करें, विश्वास के साथ में बैठें, अगरबत्ती लगा के बैठें, नहीं तो मिसकैरेज और अबॉर्टस एक ही लगेंगे, है कि नहीं है। और एमटीपी और अबॉर्शन में कोई फर्क समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं कि अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, चीज़ों को रटो मत। एग्जाम अबॉर्शन का पूछेगा और आप 24 रट के चले गए, क्या था ये भी नहीं पता, एमटीपी क्या है, अबॉर्शन क्या है, इसको अंतर ही नहीं समझा, दोनों को एक ही मान के बैठ गए। बच्चे को बाहर निकलवाना और बच्चे का बाहर निकलना, दो बातों में फर्क होता है कि नहीं है। अगला है प्यारे दोस्तों एडीएचडी, इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या इसी को हम बोलते हैं हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम। प्यारे दोस्तों एडीएचडी क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या इसी को एक और नाम से हम जानते हैं, और वो नाम है हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम। हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम। प्यारे दोस्तों ये कौन सा सिंड्रोम है या कौन सी बीमारी है, ये बच्चों में पाई जाती है और बिहेवियर डिसऑर्डर में आती है। एडीएचडी जो है वो किस में आती है प्यारे दोस्तों, बिहेवियर डिसऑर्डर में आती है। ये जो बिहेवियर डिसऑर्डर है जो बच्चों में पाया जाता है, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर के अंदर बच्चा क्या होता है कि उसमें अटेंशन की डेफिशिएंसी होती है। अटेंशन की डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, मान लो बच्चे ने कोई ये काम, एक टॉपिक दिया गया, ये काम दिया गया, बच्चा उस काम को अटेंशन के साथ में नहीं कर पाएगा। वो काम की शुरुआत तो कर देगा लेकिन काम थोड़ा आगे बढ़ेगा नहीं, उससे पहले उस काम को खत्म करके दूसरा काम हाथ में ले लेगा। दूसरा काम स्टार्ट किया नहीं, उससे पहले उस काम को खत्म करके तीसरा काम स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो है एक काम के ऊपर लगातार फोकस अटेंशन नहीं कर पाता है और वो अपने काम को बदलता रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, फुटबॉल हाथ में लिया, बोले फुटबॉल से हम खेलेंगे, थोड़ी देर में फुटबॉल को पटके के हम अब तो बैट बॉल खेलेंगे, उसको हटा के बोले अब तो हम मिट्टी में खेलेंगे, उसको हटा के अब हम कार से खेलेंगे। मतलब द थिंग इज दैट बच्चा किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करता है और उस पर उसकी अटेंशन नहीं होती है, लेकिन उसकी एक्टिविटी हमेशा हाइपर रहती है। इसका उल्टा एक जो बच्चा था हमारा, जिसको हम ऑटिस्टिक चाइल्ड कहते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर में आता है, एक बच्चा जो ऑटिज्म का शिकार होता है। ये ऑटिज्म वाले में क्या होता है कि किसी एक ही चीज़ को ऊपर लगातार, मतलब वो ना तो वहाँ पे कोई सोशल एक्ट करता है, ना वो किसी से इंटरेक्ट करता है, और उसमें बिल्कुल एक्टिविटी लेस होती है और वो लगभग एकदम एक ही जगह पे बैठा रहता है, बिल्कुल शांत चित्त होके। ऐसे बच्चे को हम ऑटिस्टिक चाइल्ड कहते हैं। तो दोनों में जरा फर्क है, ये बच्चा हाइपर एक्टिव है और वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ने ये बोला है कि अगर इसका उपचार करना है, ऐसे हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम का अगर उपचार करना है, हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, ये भी सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एडीएचडी। तो यहाँ पे हाइपर मतलब ज़्यादा, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, तो यहाँ पे बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है, हाइपर मूवमेंट रहते हैं, हाइपर जो है एक्टिव डिसऑर्डर आता है ये। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि एम्पिसिलिन दवाई है क्या, तो एम्पिसिलिन नहीं है, इसको तो हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एम्पिसिलिन को तो क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। पैरासीटामोल जो है वो प्यारा दोस्तों एंटीपायरेटिक है। पैरासीटामोल को क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक कहते हैं। प्यारे दोस्तों मेथाइल फेनिड्रिबिन और फिनोबार्बिटोन, तो फिनोबार्बिटोन जो दवाई होती है ये एंटी कन्वर्जेंट है। फिनोबार्बिटोन क्या है, एंटी कन्वर्जेंट है, सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है, फिट्स और एपिलेप्सी में दी जाती है। तो ये तीनों दवाई तो यहाँ पे नहीं रहेगी। एक ये सीएनएस स्टिमुलेंट दवाई है मेथाइल फेनिड्रेथ, जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, और इस दवाई को हम सीएनएस स्टिमुलेंट की कैटेगरी में रखते हैं। क्या बोलते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करती है और ये दवाई जो होती है
ये ADHD की या हाइपरकाइनेटिक सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। तो CNS स्टिमुलेंट दवाई है मेथाइलफेनिड्रेट, ये यहाँ पे काम ली जाएगी, बाकी तीनों गलत है। अच्छा दोस्तों, एम्पिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये एग्जाम का सवाल है। एम्पिसिलिन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, सभी लोगों को जवाब लिखना है। हाँ, ये CNS स्टिमुलेंट है, मेथाइलफेनिड्रेट CNS स्टिमुलेंट है। फिनोबार्बिटोन एंटी कन्वर्जेंट है, जो जॉन्डिस की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, नियोनेटल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है। जॉन्डिस की में तो दवाई की जरूरत नहीं होती है, पर हाँ कर्निक्टरस जब होता है जिसमें सीजर आते हैं, वो नियोनेटल सीजर के कारण है सारे के सारे। तो कर्निक्टरस में ड्रग ऑफ चॉइस है, जो नियोनेटल सीजर है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। हाँ, पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, कैटेगरी थर्ड है। अरे थर्ड नहीं है कैटेगरी, पेनिसिलिन ग्रुप की कोई कैटेगरी नहीं होती है, ये पेनिसिलिन ग्रुप की दवाई है, याद रखना। ये जो एम्पिसिलिन है ये किस ग्रुप की दवाई है, ये पेनिसिलिन ग्रुप की दवाई है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पाइपरासिलिन है ना, पिपरासिलिन आपने नाम सुना होगा, ये सब पेनिसिलिन ग्रुप में आते हैं। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, क्लोक्सासिलिन, डाइकॉक्सासिलिन, एजलोसिलिन, मेजलोसिलिन, ये सब क्या है, पेनिसिलिन है। तो ये कौन से ग्रुप में आती है, पेनिसिलिन ग्रुप में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, सी, मेथाइलफेनिड्रेट। इस दवाई को यहाँ पे हम नाम देंगे। शिशु में विकास की देरी का पता करने के लिए प्रयोग में आते हैं। एक बच्चा है, एक तो होती है ग्रोथ और दूसरा होता है डेवलपमेंट। प्यारे दोस्तों, एक तो होती है ग्रोथ और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेवलपमेंट। तो अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, तो एक शिशु है और उसके अंदर आपको विकास की देरी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि उसका ग्रोथ जो है वो डिले हो रहा है, देरी को यहाँ पे डिले कहेंगे। तो एक शिशु के अंदर ग्रोथ जो है वो डिले हो रही है, इस डिले का कैसे पता करेंगे, विकास की देरी मतलब ग्रोथ डिले हो रही है, इसके लिए कैसे पता करेंगे, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, ब्लू अलर्ट। तो एक शिशु में ग्रोथ डिले हो रहा है, इसका पता लगाने का तरीका होता है प्यारे दोस्तों रेड अलर्ट। क्या होगा, रेड अलर्ट। हमेशा जो खतरनाक कंडीशन है, ग्रोथ डिले किसी बच्चे के लिए खतरनाक कंडीशन है, और खतरनाक कंडीशन का पता किससे लगाते हैं, रेड अलर्ट से, है ना। आप अपने देखा है कि जो माल न्यूट्रिशन वाली स्केल है, साकिर टेप, उसमें भी रेड कलर कोडिंग बताता है कि बच्चा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है। जो भी बच्चा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, उसमें भी रेड अलर्ट होता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो जब भी बच्चा ग्रोथ में डिले कर रहा है, ग्रोथ में देरी हो रही है, ये रेड अलर्ट है कि बच्चे के में विकास गड़बड़ हो जाएगा। येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट या ब्लू अलर्ट यहाँ पे नहीं होता है, तो इट इज़ रेड अलर्ट। क्लियर हो गया प्यारा दोस्तों, विकास की देरी का पता लगाने का तरीका है रेड अलर्ट। रूल ऑफ हाउस कौन से रोग के लिए है, सभी लोगों को कमेंट करना है भाई, और सारे सवाल बिल्कुल हटके हैं और सभी सवाल CHO में आए हुए हैं। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करना चाहते हो, सभी सवालों से जुड़े, खुद को कॉन्फिडेंट करें, और जितने भी रसगुल्ले अभी तक सो रहे हैं उसको जगाए जरूर, क्योंकि बता दो उनको कि एग्ज़ाम आ चुका है, अब तो जाग जाओ भाई। और कितना समय सोओगे, 19 फरवरी, जी हाँ दोस्तों 19 फरवरी जो है ये CHO एग्ज़ाम की डेडलाइन आ गई। और अगर आप इस 19 फरवरी को अपने आप को सबसे आगे, सबसे फास्ट, सबसे तेज रखना चाहते हो, तो पूरे विश्वास के साथ में सेशन को अटेंड करने पड़ेंगे, अगरबत्ती लगा के पूरे जोश और उत्साह के साथ में। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं, ये एग्ज़ाम नहीं, ये तारीख नहीं है दोस्तों, ये हमारे संघर्ष का दिन है, ये हमारे इतने दिन के संघर्ष को वापस अपने हाथों से लिखने वाला समय है। तो अगर आप इस समय में अपना ज़बरदस्त करना चाहते हो, बेहतरीन करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, बढ़िया करना चाहते हो, तो अपने आप को जोड़ दीजिए, अपने आप को मजबूत कर दीजिए, चीज़ों को क्लैरिफाई कर दीजिए और अगरबत्ती लगा दीजिए। इस बात का ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। तो ये जो सवाल दिया है, इसने बोला है रूल ऑफ हाउस कौन से रोग के लिए है। हाउस का मतलब होता है आधा, है ना। हाउस क्या है, ये कहेंगे सर हाउस क्या है, तो जो हाफ होता है ना, हाफ, इसमें एफ हटा के VES लगा हुआ है, तो इसको बोल दिया हमने हाउस। रूल ऑफ हाउस, आधा। आधे का क्या रूल है, आधे का रूल है कि एक ऐसी बीमारी जिसमें जितने भी मरीज होते हैं बीमारी के,
उसमें आधे मरीज जो है ऐसा सोचते हैं कि उनको बीमारी है। द थिंग इज दैट कि मान लो 100 मरीज है, 100 मरीज है, तो 100 में से अगर इस बीमारी के 100 मरीज है तो 100 में से 50 मरीजों तो पता होता है कि उनको है, 50 को तो पता ही नहीं होता है। ये जिनको 50 को पता होता है उनमें से 50 मरीज 50% मरीज ये मानते हैं कि उन्हें दवाई लेनी चाहिए, 50 तो कुछ करते ही नहीं है। जो 50 दवाई लेनी चाहिए ऐसा सोचते हैं लेकिन वो भी दवाई लेते नहीं है, वो 50% होता है और 50% तो कुछ भी नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि टोटल मरीज है उनमें 50 में तो पता चल पाता है, 50 में से 50% ये मानते हैं कि उनको बीमारी है और उनमें से 50% ये होता है कि उनको दवाई लेनी चाहिए। इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं रूल ऑफ हाउस और ये साइलेंट किलर बीमारी में चलता है। ये किस में चलता है? साइलेंट किलर बीमारी में। साइलेंट किलर किसको कहते हैं? अब आप सभी को पता चल गया कि सर साइलेंट किलर हाइपरटेंशन। जी हाँ दोस्तों, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें 50% मरीज पूरे संसार में पता चलते हैं कि उनको बीपी ज़्यादा है। 50% मरीज सोचते हैं कि इसके लिए कुछ करना चाहिए और 50% मरीज ऐसे होते हैं कि जो ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार होते हैं। इसको बोलते हैं रूल ऑफ हाउस। ये मधुमेह में, डायबिटीज़ में नहीं होता है, टाइफाइड या मलेरिया वालों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मलेरिया वालों में ऐसा ज़्यादा ज़बरदस्त बुखार आएगा टाइफाइड वालों में कि उनके लिए ये रूल ऑफ हाउस काम नहीं करता है। और ये जो डायबिटीज़ वाले हैं इनमें भी शुगर इतना बढ़ जाएगा कि भाई साहब पॉलीयूरिया होके, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और डिहाइड्रेटेड होके बेहोश हो जाएंगे। तो इनको भी वहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बीमारी है हाइपरटेंशन, जिसके कॉम्प्लिकेशन होने पे ही मरीज जागता है, बाकी तो मरीज ज़्यादातर सोया ही रहता है। याद रह जाएगा, आसान है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हाइपरटेंशन इज दैट थिंग, रूल ऑफ हाउस हाइपरटेंशन में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कॉन्फिडेंट हो जाइए अपने आप को लेके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों को जवाब लिखना है अपने अपने तरीके से। साइलेंट किलर बीमारी बच्चों में हाइपोथर्मिया को कहते हैं, एडल्ट में हाइपरटेंशन को कहते हैं। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में दोनों ही पूछी गई है। अगला सवाल कह रहा है, ये जो इमेज दी हुई है आइडेंटिफाई करो। थर्मोमीटर स्केल, साल्टर स्केल, वॉन्ग बेकर स्केल, ब्रेडन स्केल। चार बातें प्यारे दोस्तों। हमने क्या बोला, ये जो इमेज दी हुई है ये किसकी इमेज है? क्या ये थर्मोमीटर है? तापमान मापी यंत्र। थर्मोमीटर यूज टू असेस द टेम्परेचर। प्यारे दोस्तों, टेम्परेचर को असेस करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। और आई डोंट होप कि ये थर्मोमीटर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है थर्मोमीटर। सिंपल कंसेप्ट है। दूसरा साल्टर स्केल। जी हाँ दोस्तों, वेट को मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए? वेट को मेजर करने के लिए वेइंग मशीन वेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और साल्टर स्केल कम्युनिटी सेटअप में वेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ये जो होती है इसमें एक तो पट्टा होता है, ये पट्टा बच्चे के दोनों पाँव यहाँ से निकालो और रसगुल्ले को यहाँ पे करके इसको यहाँ पे इस कुंडी में अटका दो और बच्चे को यहाँ पे लटका दो। तो इस बच्चे का क्या आ जाएगा? वजन आ जाएगा तुरंत यहाँ पे कि रसगुल्ला कितने किलो का है। ये बहुत आसान तरीका है कि बच्चे को ये पहना दिया जाता है और इस ऊपर वाले इस हुक को कुंडी में लगा दिया जाता है और बच्चे को जैसे ही हम लटकाते हैं तुरंत बच्चे का क्या आ जाता है? वजन। इसको बोलते हैं साल्टर स्केल। प्यारे दोस्तों, वॉन्ग बेकर स्केल जो होती है ये पेन की रेटिंग स्केल होती है, पेन स्केल। वॉन्ग बेकर फेस रेटिंग स्केल जो है दर्द का लेवल पता करने की स्केल होती है। तो पेन का पता लगाने वाली स्केल है वॉन्ग बेकर फेस रेटिंग स्केल। ब्रेडन स्केल जो होती है प्यारे दोस्तों, ये बैड शोर के लिए होती है, बैड शोर की रिस्क का असेसमेंट करने के लिए। बैड शोर की रिस्क को असेस करते हैं ब्रेडन स्केल से। ये वॉन्ग बेकर फेस रेटिंग स्केल जो होती है ये तो पेन की स्केल होती है जिसमें 0 से 10 नंबर का दिया जाता है। ये जो थर्मोमीटर होता है ये थर्मोमीटर के अंदर 95 से लेके और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ थर्मोमीटर में 1010 तक भी रीडिंग होती है। 95 से लेके
108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रीडिंग होती है थर्मोमीटर में। और ऐसा हम बोलते हैं कि अगर रीडिंग 100 और उससे ज़्यादा है तो ये टेम्परेचर वाली कैटेगरी में आता है। 100 और मोर फीवर वाली कैटेगरी में आता है। थर्मोमीटर फीवर का ही पता लगाते हैं। क्लियर है। और ये जो आपका ब्रेडन स्केल है, इसका जो नंबर होता है प्यारे दोस्तों, ये नंबर होता है 19 से लेके 23 तक। ये मतलब 6 से लेके 23 तक। 19 से 23 तो नॉर्मल है, मिनिमम 6 है, मैक्सिमम 23 है। मिनिमम 6 है, मैक्सिमम 23 है। तो क्या बताया हमने यहाँ पे, थर्मोमीटर टेम्परेचर की स्केल 95 से 108 तक होती है। 100 से ज़्यादा हो तो उसको फीवर कहते हैं प्यारे दोस्तों। 100 से ज़्यादा हो तो उसको फीवर के नाम से जानते हैं। और ये जो साल्टर स्केल है, ये ध्यान रखना, थर्मोमीटर में कंफ्यूज मत होना। कुछ थर्मोमीटर होते हैं जिसमें 94 से 110 भी होता है, कुछ में 95 से 108 भी होता है। तो ये दो तरीके की स्केल चलती है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो आपका साल्टर स्केल है, ये तो हमने बोला वेइंग स्केल है। और ये जो वॉन्ग बेकर स्केल है पेन वाली, इसमें 0 से 10 नंबर होता है। और ये जो होता है ब्रेडन स्केल, ये 6 से 23 नंबर तक होता है। मिनिमम 6, मैक्सिमम 23। ये बेड सोर की रिस्क को असेस करता है। अगर ब्रेडन स्केल में नंबर जो है वो 6 से 9 के बीच में है, मतलब 9 से कम है ऐसा हम बोलते हैं, कम से कम 6 ही होता है, तो 9 से अगर कम है तो मरीज वेरी सीवियर रिस्क पे है। वेरी सीवियर रिस्क मतलब बेड सोर हो ही गया है ऐसा समझो। और अगर इसमें नंबर जो है वो 19 से लेके 23 है तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। जब कोई रिस्क नहीं है तो 19 से 23 नंबर है। और जब वेरी सीवियर रिस्क है तो 6 से 9 है। ये इस तरीके की कहानी चलती है वो जो है आपका साल्टर स्केल के अंदर, ब्रेडन स्केल के अंदर, वॉन्ग बेकर फेस रेटिंग स्केल के अंदर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, 6 कंपोनेंट होते हैं दोस्त, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, मॉइस्चर एंड फ्रिक्शन। इसलिए तो मिनिमम नंबर 6 है और मैक्सिमम 23 है। ये ब्रेडन स्केल के कंपोनेंट है। अभी आपको तो ये फोटो दिया हुआ था, इस फोटो को हम किस नाम से जानते हैं? साल्टर स्केल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और वो क्या रहेगा, फीमेल में यूट्रस का वजन कितना होता है? सभी लोगों को जवाब लिखना है। जवाब में 2 बातें होनी चाहिए, ताकत और हिमाकत। और अभी तक जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है तुरंत लगा दे। आप कहोगे सर अगरबत्ती से क्या होगा? श्वास क्या पैदा होता है? विश्वास। और ये जो विश्वास है ना, ये मार्केट में मिलेगा नहीं। ये कैसे आएगा? ये विश्वास हाँ करने से ही आएगा। तो जवाब लिखिएगा दोस्तों। सवाल कह रहा है फीमेल में यूट्रस का वजन होता है 60 ग्राम, 160 ग्राम, 320 ग्राम, 540 ग्राम। यूट्रस का वजन, वेरी सिंपल, द वेट ऑफ यूट्रस इन फीमेल। कल हमने यूट्रस की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की। लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की, हमने बताया कि 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 ये यूट्रस की लंबाई चौड़ाई मोटाई है। लंबाई चौड़ाई मोटाई जो होती है 7.5, 5 और 2.5 है। और यूट्रस का जब वजन पूछे दोस्तों, वेट कितना वजन है, तो याद रखना ये 60 ग्राम है। यूट्रस इज वेइंग अबाउट 60 ग्राम विद 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। ये यूट्रस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वजन ये सब आपको ध्यान रखना है। यही यूट्रस जब प्रेग्नेंट हो जाता है, यही यूट्रस जब प्रेग्नेंट हो जाता है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये लंबाई जो है 7.5 वाली 75 सेंटीमीटर हो जाती है। जब यूट्रस क्या हो जाता है? ग्रेविड हो जाता है, जब प्रेगनेंसी आ जाती है। और यही यूट्रस का जो वजन है 60 ग्राम से 1000 ग्राम हो जाता है या 1 किलोग्राम हो जाता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में इसी यूट्रस का वजन 60 ग्राम से बढ़ के 1000 ग्राम हो जाता है। और प्रेगनेंसी में इसी यूट्रस की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर हो जाती है। इतना ज़्यादा चेंजेस यूट्रस के वजन और लेंथ में हो जाता है ग्रेविडिटी की वजह से। तो ग्रेविड यूट्रस जो होता है उसका वजन अलग है। यहाँ पे अगर लिखते कि फीमेल में ग्रेविड यूट्रस का वजन होगा तो 60 ग्राम नहीं होता, फिर 1 किलोग्राम होता। ग्रेविड यूट्रस का मतलब है प्रेग्नेंट यूट्रस, ध्यान रखना। और ये नॉर्मल यूट्रस का वजन हम यहाँ पे बता रहे हैं।
लिपिड हाइपोथेसिस, वसा की जो परिकल्पना है वो किससे संबंधित है? लिपिड, फैट, वसा, तंत्रिका तंत्र के रोग, हृदय रोग, यकृत के रोग और चमड़ी के रोग। बहुत आसान है। फैट के बारे में जब हम बात करते हैं, हाइपरलिपिडीमिया के बारे में बात करते हैं, फैट के बारे में जब हम बात करते हैं, हाइपरलिपिडीमिया के बारे में हम बात करते हैं, तो बताओ प्यारे दोस्तों कि ये जो फैट और हाइपरलिपिडीमिया होता है, ये जो फैट और हाइपरलिपिडीमिया होता है, इस फैट और हाइपरलिपिडीमिया का संबंध कौन सी बीमारी से है? बहुत सिंपल है, इससे यकृत के रोग थोड़ी होते हैं प्यारे दोस्त। यकृत किसको बोलते हैं? अरे हाइपरलिपिडीमिया वैस्कुलर डिजीज करता है। हाइपरलिपिडीमिया से वैस्कुलर डिजीज होती है, लीवर और किडनी गड़बड़ थोड़ी होती है। हाइपरलिपिडीमिया से लीवर थोड़ी गड़बड़ होगा। हाइपरलिपिडीमिया हमेशा, तुम हिंदी के चक्कर में मारे जाओगे मुझे ये लग रहा है। यकृत थोड़ी बीमार, हाइपरलिपिडीमिया में कौन बीमार होता है? हार्ट। भाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ज्यादा हो तो वैस्कुलर डिजीज होगी ना। हार्ट भी एक वेसल्स है, कार्डियक डिजीज होगी ना। लीवर कैसे खराब होगा यार? लीवर जो होता है ना, उसका संबंध अल्कोहल से है। याद रखो, अल्कोहल का जिक्र हो तब लीवर को खराब करो। हृदय रोग जो है इसका संबंध कोलेस्ट्रॉल से है। यहाँ पे लिपिड का संबंध कोलेस्ट्रॉल से है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर को थोड़ी खराब करता है, कोलेस्ट्रॉल तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज करता है। तंत्रिका तंत्र के रोग, नर्वस सिस्टम, चमड़ी के रोग, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यकृत खराब नहीं होगा, हृदय खराब होगा। हार्ट की डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, किसकी वजह से? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम किस भाषा में आएगा, एग्जाम में क्या लिखा होगा, ये बाद की बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना ध्यान चुका दोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से लिपिड जो है बढ़ने की वजह से लीवर फैटी होता है, पर ये लीवर के रोग का पहला कारक नहीं है। लीवर बहुत लेटर ऑन इस चेंजेस लाएगा, जिसके होने का मेजर कारण अल्कोहल होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। लीवर जो है ना उसमें तो कोलेस्ट्रॉल ही रहता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जाके गड़बड़ करता है। लीवर तो कोलेस्ट्रॉल की स्टोर फॉर्म है। कोलेस्ट्रॉल अगर लीवर में नहीं भरा रहेगा तो कहाँ रहेगा? तो लीवर को कोलेस्ट्रॉल से डर नहीं लगता है। लीवर के द्वारा छोड़ा गया कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में जाता है तो ब्लड वेसल में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का हमें डर लगता है। हाइपरलिपिडीमिया खराब है, लीवर में कोलेस्ट्रॉल ही होगा। लीवर खुद ही जो है वो कोलेस्ट्रॉल रिच होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो किसके लिए खतरनाक है? कोलेस्ट्रॉल आपकी वैस्कुलर डिजीज कराते हैं, एंजाइना कराते हैं, एमआई कराते हैं, एथेरोमा कराते हैं, पेरिफेरल वेसल्स में रुकावट कराते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, नहीं, किडनी भी नहीं खराब होती। अब कुछ लोग तो यकृत को किडनी समझ रहे हैं, तो अगर आप किडनी समझ रहे हो तो किडनी भी खराब नहीं होगी कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल का किडनी से कोई संबंध नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, महिलाओं में औसत जनन आयु कितनी होती है? जनन आयु कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज को, जनन आयु बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज को। रिप्रोडक्टिव एज जो फीमेल में होती है वो मेनार्ची से लेके मेनोपोज तक होती है। मेनार्ची से मेनोपोज, और मेनार्ची फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेनोपोज लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है। 15 साल के आसपास फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और 45 से 55 साल के आसपास लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टेबलाइज होता है। 15 और 45 जो होता है, 15 साल मिनिमम है, 45 साल मैक्सिमम है, 45 से 50 साल। जब इनकी एवरेज एज निकाले, 15 का डबल 30 होता है और 15 का ट्रिपल 45 होता है। तो इधर से भी 15 और इधर से भी 15, तो इनकी जो एवरेज एज होती है दोस्तों वो 30 ईयर्स यहाँ पे निकल के सामने आएगी। भाई 15 जो है वो मेनार्ची का अगर पीरियड है और 45 अगर मेनोपोज का पीरियड है, तो 15 का 15 30, 30 का 15 45, तो 15 ही इधर से 15 इधर से, मीन एज उसको कहते हैं, औसत एज उसको कहते हैं। और ये कितनी होगी? 30 ईयर्स होगी, ना कि 50 ईयर। 50 ईयर औसत एज नहीं है, ये तो पीक एज है।
भाई 45, 50, किसी में 55, ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने का पीक एज है, इसको औसत एज नहीं कहते हैं। तो पीक एज होता है वो तो होता है आपका 50 ईयर्स, और एवरेज एज अगर पूछे रिप्रोडक्टिव एज एवरेज तो होती है 50 साल, 30 साल। और रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि इस पीरियड के दौरान, मेनार्ची से मेनोपॉज पीरियड के दौरान जो फीमेल है वो ओवा बनाती है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में, और ये जो ओवा होता है इसका अगर फ्यूजन स्पर्म के साथ में हो जाए और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाए तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो फर्टिलाइजेशन जो है इस प्रोसेस को पूरा करने में ओवा और स्पर्म के फ्यूजन का रोल वहां पे रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 30 ईयर्स है। ए, बी और डी तीनों ही गलत है प्यारे दोस्तों। बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस में मृत्यु का मुख्य कारण है सभी लोगों को जवाब लिखना है। बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस में मृत्यु का मुख्य कारण है, लिख दीजिए जवाब, कर दीजिए खुद को कॉन्फिडेंट और लगा दीजिए अगरबत्ती। कहानी यह है कि किसी ने कहा कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, हिम्मत रख थोड़ा और जोर लगा, कहा तूने जो कर दिखाएगा, लेकिन किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो वक्त लगेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, पर टीबी से निमोनिया ना कराएं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप टीबी वाले मरीज को निमोनिया कराएंगे तो कहानी बिल्कुल नहीं बदलेगी, जस की तस रह जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि बच्चे की जो टीबी होती है उसमें मृत्यु का कारण क्या है। अब बच्चे को तो हुई है टीबी वाले में मृत्यु का कारण है निमोनिया। अरे भाई पहले ये डिसाइड कर लो कि बीमारी टीबी है या निमोनिया है, क्योंकि दो अलग अलग बीमारी है और आप इनको लेके ही डापा चूक है। सवाल कह रहा है कि बच्चे को हुई है टीबी और रसगुल्ला जवाब दे रहा है कि बच्चा निमोनिया से मर रहा है। क्या तो जवाब आ रहे हैं और क्या तो बीमारी करा रहे हो हैं? बताओ मेरी बात। कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्या हम सवाल को समझ रहे हैं, क्या हम ऑप्शन को समझ रहे हैं, क्या हम 19 फरवरी 2022 के लिए 2023 के लिए तैयार है। सर हम तो 1 जनवरी के लिए तैयार है। अरे 1 जनवरी से कुछ नहीं होगा, एग्जाम तो 19 फरवरी को है ना। तो 2023 का ये पहला एग्जाम, राजस्थान सीएचओ का एग्जाम आप लोगों के लिए खुशियों की बहार लेके आए। इसके लिए टीबी से निमोनिया कराना छोड़ दो प्यारे दोस्तों। निमोनिया बच्चों में मृत्यु का कारण है। हम क्या लगा रहे हैं, मृत्यु का मुख्य कारण है, बोले निमोनिया, लेकिन टीबी से बच्चा मर रहा है। तो बच्चे में टीबी फेफड़े वाली नहीं होती है, खोपड़े वाली होती है। याद रखना, बच्चों में जो टीबी है ना, देखो अब टीबी वाले को करा रहे रसगुल्ले हिपेटाइटिस, कहाँ टीबी कहाँ हिपेटाइटिस। अरे क्यों होगा हिपेटाइटिस टीबी वाले को, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। टीबी जिसको होती है वो टीबी किसकी होती है, बच्चे को होती है दिमाग की टीबी, इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। टीबीएम क्या है, टीबीएम इज द ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, और ये दिमाग की टीबी है। टीबी के बैक्टीरिया की वजह से दिमाग में सूजन है और इससे बच्चे को सीजर आते हैं और बच्चे में मृत्यु का कारण बनता है। तो जिन बच्चों को टीबी होती है वो टीबी ज्यादातर मेनिंजल टीबी होती है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस सुना होगा आपने, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस ये क्या है, ये मेनिंजाइटिस का एक टाइप है जो बच्चों में होता है। टीबी अगर दिमाग को हो जाए तो बच्चे में मृत्यु का कारण बनती है। मायोकार्डाइटिस यहाँ पे बच्चे को नहीं होता है। तो निमोनिया अलग बीमारी है, मायोकार्डाइटिस अलग है, हिपेटाइटिस अलग है। निमोनिया जो होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट न्यूमोकोकस होता है, न्यूमोकोकस। क्लियर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों डी बनेगा, ये मेनिंजाइटिस होने वाला है। थोड़ा सवाल को समझे, ऑप्शन को समझे तो आपका जवाब थोड़ा अलग तरीके का बनेगा, क्योंकि सवाल अलग होते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन, गुडेल साइन क्या है। वेजाइना का हल्का नीला होना, सर्विक्स का मुलायम होना, गर्भाशय का बड़ा होना, चेहरे पर लाली आना। गुडेल साइन क्या है।
व्हाट इज गुडेल साइन? देखो दोस्तों, 3-4 साइन एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछते हैं, जिनको एक एक करके आपको याद रखना है। एक साइन पूछा जाएगा हैगार साइन, हैगार साइन। एक पूछा जाएगा गुडेल साइन, गुडेल साइन। एक पूछा जाएगा ओसियंडर साइन, ओसियंडर साइन। और एक पूछा जाएगा चार्डविक साइन, या इसी को जैकमेयर साइन कहते हैं, चार्डविक साइन। ये 4 साइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में राइट एंड लेफ्ट पूछते हैं। और सीक्वेंस से याद रखना, अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट जो है उसकी क्या हो जाए, सेगमेंट की हो जाए सॉफ्टनिंग, इसकी क्या हो जाए, सॉफ्टनिंग हो जाए। अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट की, यूट्रस के नीचे वाला जो सेगमेंट है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, उसकी अगर हो जाए सॉफ्टनिंग तो उसको बोलते हैं हैगार साइन। अगर सॉफ्ट सर्विक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए सर्विक्स, तो उसको बोलते हैं गुडेल साइन। अगर लेटरल वॉल पे पल्सेशन हो जाए, पल्सेशन ऑफ लेटरल फॉर्निक्स, लेटरल फॉर्निक्स, उसको बोलते हैं ओसियंडर साइन। और चार्डविक साइन जो होता है ये ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना, सर्विक्स एंड वेजाइना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना, ब्लू हेयर डिस्कलरेशन, ये होता है आपका चार्डविक साइन। प्यारे दोस्तों, 4 साइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोअर यूट्राइन सेगमेंट की सॉफ्टनिंग, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, पल्सेशन ऑफ लैटरल फॉर्निक्स और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स। तो हैगार साइन, गुडेल साइन, ओसियंडर साइन और चार्डविक साइन। और इन सभी को हम किस नाम से जानते हैं, सभी को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये सारे साइन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कौन से साइन, प्रोबेबल साइन। 3 साइन होते हैं प्रेगनेंसी के। एक साइन तो होता है प्री एजेम्पटिव साइन, जब अमीनोरिया होना, बार बार यूरिन का आना, ये प्री एजेम्पटिव साइन है। नोजिया, वॉमिटिंग होना, ये सारे साइन आते हैं प्रोबेबल साइन में। और पॉजिटिव साइन कंफर्मेटिव साइन होते हैं। तो ये प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के। सवाल ने कहा कि गुडेल साइन है, तो गुडेल साइन हो गया, हमने अभी बताया सर्विक्स का क्या हो जाना, सॉफ्ट हो जाना, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, है ना, सर्विक्स का सॉफ्ट हो जाना, ये कहलाता है चार्डविक साइन। जो नीले कलर का, ब्लू कलर का वेजाइना होना चार्डविक साइन कहलाता है। गर्भाशय का बड़ा होना, फंडल हाइट का बढ़ना है, फंडल हाइट का बढ़ना है, ये प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, इसका इंडिकेशन है। और चेहरे पे लाली आना, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, याद रह जाएगा। प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, सर्विक्स का क्या हो जाना, सॉफ्ट हो जाना, ये सवाल ने पूछा हुआ है। अगला है प्यारा दोस्तों, आयोनाइज्ड, आयोडीन युक्त तेल की आईएम खुराक है। अगर आप आयोडीनाइज्ड तेल जो है उसको इंट्रामस्कुलर देते हैं किसी को, क्योंकि आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। हमने आपको बताया है, हमने आपको बताया है कि अगर किसी के अंदर थायराइड ग्लैंड बनाती है टायरोसिन, और अगर आप बाहर से आयोडीन लेते हो तो आयोडीन और टायरोसिन मिलकर थायराइड हार्मोन बनाएंगे। और अगर आयोडीन की कमी हो तो क्या नहीं बनेगा, थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। इस बीमारी को बोलते हैं गोइटर। और गोइटर जो है इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपर भी हो सकता है, पर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ज़्यादातर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आयोडीन है इसके युक्त अगर आपको तेल लेना हो और उसको आईएम देना हो तो हमेशा 1 ml दिया जाता है, 5, 10 और 20 ml। वैसे भी बाय डिफॉल्ट रूल है कि अगर कोई इंजेक्शन आईएम लगा रहे हो तो ये रूल गायब हो गया। ये तो मैक्सिमम डोज है। जैसे आईएम इंजेक्शन की नॉर्मल डोज कितनी होती है, 3 से 5 ml। पर आप देखेंगे कि कुछ एक ऐसे इंजेक्शन है जिसका अमाउंट 5 ml और उसको आईएम लगाते हैं। बाकी तो आईएम इंजेक्शन ज़्यादातर 1 ml का एम्पूल ही आता है या 2 ही ml देते हैं।
IM इंजेक्शन में मिनिमम वाला ही हम चूज करते हैं, ज्यादातर 3 ml, 5 ml, 10, 15 IM कौन देता है भाई? तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। 5, 10, 20 तो 20 ml IM कब लगाते हैं, 10 ml IM कब लगाते हैं, है कि नहीं है? तो कुछ लोग तो क्या है कि देख ही नहीं रहे कि IM भी लिखा हुआ है कि ठीक है तेल देना है तो दे दो 10 ml, दे दो 5 ml, ऐसे नहीं दिया जाता है। अमाउंट भी तो देखो, किसी चीज को अगर आप IM दे रहे हो तो अमाउंट भी तो देखो। और आपने जिंदगी में कभी IM इंजेक्शन लगाया तो बहुत रेयर केस ऐसा है जिसमें इंजेक्शन 5 ml आपने लगाया हो। ज्यादातर आप क्या करोगे, ज्यादातर आप 1 ml लगाओगे, 2 ml लगाओगे, है ना, या मैक्सिमम लगाओगे तो 3 ml लगाओगे। कुछ इंजेक्शन है 3 ml लगाओगे, तो ये 1 ml यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया दोस्तों? अच्छा, कुछ लोग अभी इस बात को भी लेके कंफ्यूज है टेस्ट सीरीज को लेके। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि CHO एग्जाम की टेस्ट सीरीज उत्कर्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है। याद रखें, 2 तरह के टेस्ट है। एक तो 5 मॉडल पेपर की सीरीज है, 5 मॉडल पेपर है, और ये बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। एक 10 मॉडल पेपर की सीरीज है, 10 मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है, और ये पेड है, मतलब इसको आपको खरीदना पड़ेगा। तो 5 मॉडल पेपर की सीरीज फ्री है, 10 मॉडल पेपर की सीरीज पेड है। पहले इसको असेस करें, ये असेसमेंट है, इनको देखे, पढ़ के, समझे, क्वेश्चंस को देखे, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त है तो ये 10 मॉडल पेपर की सीरीज को परचेज करके खुद को बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट करें। ऐसे दोनों मॉडल पेपर सीरीज अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप के ऊपर। याद रखना, ये दोनों ही अवेलेबल है ऐप के ऊपर, और इनको जरूर आप देखें, जाए, समझे, पढ़े और देखें। क्लियर है? अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर आप, प्यारे दोस्तों, अगर आप जो है ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो उत्कर्ष में 2 CHO ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। एक ऑफलाइन बैच शुरू हुआ था 8 नवंबर को, और जिसको लगभग 1 महीना हो चुका है, और एक ऑफलाइन बैच जो है अभी 15 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हो, 15 दिसंबर तक। एग्जाम है फरवरी के अंदर, 2 महीने हैं अभी भी तैयारी को। तो जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, आज ही स्टार्ट करें, बिना सोचे, बिना घबराए, बिना रुके, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाए, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करेगी और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगी। याद रह जाएगा? हाँ, तो आज ही अपने आप को जोड़े टीम उत्कर्ष के साथ में, कॉन्फिडेंट करें और अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन करने का कोशिश करें। क्लियर हो गया? आसान है। हाँ, तो यहाँ पे हमने बोलना है प्यारे दोस्तों कि आयोनाइज ऑयल की बात करें, 1 ml यहाँ पे जवाब रहेगा। कितना ml रहेगा? 1 ml यहाँ पे जवाब रहेगा। क्लियर है? हाँ, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अंडा बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, अंडा बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ज्ञानी बाबा बहुत सारे हैं भाई साहब, हैं दुनिया में, ज्ञानी बाबा बहुत है। चलो, अंडा बनने की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस। अंग जनन, गर्भाधान, डिंब जनता, शुक्राणु जनन। आसान सवाल है। अंड जनन कहते हैं, अंडा बनने की प्रक्रिया तो अंड जनन होगा। अब कुछ लोग इसको फर्टिलाइजेशन करा, फर्टिलाइजेशन से अंडा बनेगा क्या? ये तो कॉमन सेंस है। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन तो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट्स का। अब फर्टिलाइजेशन से अंडा बना रहे हैं, भगवान जाने कैसे बनता है। हमने आपको बताया कि एक हार्मोन होता है FSH, एक हार्मोन होता है LH। ये जो FSH हार्मोन है, ये भाई साहब मेल और फीमेल में 2 अलग अलग काम करता है। FSH मेल के अंदर टेस्टिस के ऊपर एक्ट करके, और वहां से बनाता है स्पर्म। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसी को बोलते हैं शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो टेस्टिस के थ्रू मेल के अंदर FSH हार्मोन करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस।
फीमेल के अंदर ओवरी के ऊपर एक्ट करके और oogenesis कराता है और ये कराने का काम करता है यही FSH मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, FSH फीमेल के अंदर oogenesis कराता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो है ये दोनों के दोनों बनने की प्रक्रिया है स्पर्म के और ओवा के। इस प्रोसेस से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा और इस प्रोसेस से क्या बनेगा? ओवा बनेगा। तो अगर आपको ओवा बनाना है तो oogenesis और अगर आपको स्पर्म बना तो स्पर्मेटोजेनेसिस। प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ओवा जो होती है, ओवा ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। एग्जाम में आपको पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट सेल ओवा, और स्पर्म जो है स्पर्म, इसको हम बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे छोटा से छोटा सेल जो होता है, स्मॉलेस्ट सेल तो बोलते हैं स्पर्म को और लार्जेस्ट सेल बोलते हैं ओवा को। अगर ऐसे बोले नॉर्मली पूरे संसार में सबसे बड़ा सेल तो शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ स्ट्रॉच जो होता है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा होता है। लेकिन न तो शुतुरमुर्ग का अंडा इंसानों में है, न माइकोप्लाज्मा इंसानों में है। तो इंसानों में बड़ी सेल की बात करते तो ओवा है और छोटी सेल की बात करें तो स्पर्म है। ओवा और स्पर्म जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इस फ्यूजन के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये दोनों बने, फ्यूज हुए, तो उसको हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। और प्यारे दोस्तों, ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पहला प्रोडक्ट जो बनता है, याद रखना, फर्टिलाइजेशन में जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट जो होता है वो पहले 14 दिन का पीरियड है ना, जो पहले 2 सप्ताह का पीरियड है, फर्स्ट 2 वीक का जो एज है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद में प्यारे दोस्तों बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है वो तीसरे सप्ताह से लेके 8वें सप्ताह के पीरियड को बोलते हैं एम्ब्रियो। 2 to 8 वीक को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। और उसके बाद में प्यारे दोस्तों होता है फीटस। फीटस जो होता है वो 9 वीक से लेके और टिल बर्थ तक हम इसको फीटस के नाम से जानते हैं। एक हो गया आपका जाइगोट, एक हो गया आपका एम्ब्रियो, एक हो गया फीटस। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आप इन 3 पीरियड को अगर देखो और पहले ट्राइमेस्टर की बात करो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं प्यारे दोस्तों 0 से 12 वीक। अब 0 से 12 वीक में इन तीनों पीरियड का कुछ न कुछ समय आता है। कैसे कुछ न कुछ समय आता है कि अगर मैं इस 12 वीक में बात करूं तो जाइगोट जो है, जाइगोट, इस जाइगोट के तो पूरे 2 वीक इसी में आएंगे। जाइगोट के तो पूरे 2 वीक इसी में आएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूं, एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो का कितना समय आएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? 3 वीक से लेके 8 वीक, पूरा 6 वीक का जो एम्ब्रियो है, 6 वीक। तो इसके तो आगे 2 वीक, याद रखना, इसके कितने आएंगे? 6 वीक, 6 वीक एम्ब्रियो वाले। और फीटस जो है 9 वीक से लेके, वैसे तो टिल बर्थ तक होता है लेकिन 12 वीक तक, तो 9 से 12 वीक टोटल कितने आते हैं? 4 वीक आते हैं फीटल लाइफ के। ऑर्गेनोजेनेसिस में जाइगोट का रोल होता है 2 सप्ताह का, एम्ब्रियो का रोल होता है 6 सप्ताह का, फीटस का रोल होता है 4 सप्ताह का। तो सवाल ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम ऑर्गन जो होते हैं वो कौन से पीरियड में बनते हैं? मैक्सिमम ऑर्गन जो है कौन से पीरियड में बनते हैं? पहले 2 हफ्ते में, 6 हफ्ते में या 4 हफ्ते में? तो यहाँ पे जवाब होता है 6 हफ्ते में। मैक्सिमम ऑर्गन एम्ब्रियोनिक पीरियड में बनते हैं और इसका टोटल समय जो होता है प्यारे दोस्तों वो 6 वीक होता है। 3 वीक से 8 वीक को मिला के टोटल 6 वीक बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ, क्लियर हो गया? तो एक हो गया आपका जाइगोट, एक हो गया एम्ब्रियो, एक हो गया फीटस। और एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक होता है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पूछा गया है कि भाई ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, oogenesis क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। एक सवाल और पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों, इसको हम बताने वाला हूँ। आप लोग तब तक क्या करेंगे, एक अच्छी वाली बेहतरीन तरीके की इस सेशन में नया आंकड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे 1750 रसगुल्ले हैं
आंकड़ा पूरा 2000 का लगना चाहिए अगले 10 मिनट में, क्योंकि बातें सारी हम पत्ते वाली बताने वाले हैं। तो पत्ते वाली अगली बात क्या है सुनिएगा। जब मैं ओवा और स्पर्म की बात करूं, ओवा और स्पर्म की, तो इनको बोलते हैं जर्म सेल। याद रखना, हमारी बॉडी में 2 तरह की सेल होती है, एक होती है जर्म सेल और एक होती है आपकी सोमेटिक सेल। सारी सोमेटिक सेल 2n सेल होती है, लेकिन ये जो जर्म सेल है इनको हम n सेल के नाम से जानते हैं। कौन सी सेल? n सेल। n सेल का मतलब है इसमें क्रोमोसोम के नंबर जो है वो 23 पाए जाते हैं। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये जो 23 क्रोमोसोम है प्यारे दोस्तों, इसको हम n सेल कहते हैं। ये 2 होती है, एक ओवा है जर्म सेल और एक स्पर्म है जर्म सेल। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये जो ओवा और स्पर्म है इनमें क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो 23 और 23 होते हैं। 23 क्रोमोसोम ही ओवा में होता है, 23 क्रोमोसोम ही स्पर्म में होते हैं। तो इनमें क्रोमोसोम के नंबर 23 होते हैं। इस 23 में 22 तो ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम क्या होता है? ऑटोसोम तो होता है 22, और इस 23 में एलोसोम होते हैं X। याद रखना, ये जो है ये क्या है आपका? ये जो है आपका ओवा है, और इस ओवा में सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम वो तो होएगा 1X, और ऑटोसोम होंगे 22। 22 और 1 को मैं ऐड करूं तो दोनों को मिला के बोलते हैं 23। तो ओवा में क्रोमोसोम होता है 23। स्पर्म में बात करूं तो यहाँ पे ऑटोसोम होंगे 22। ऑटोसोम कितने होते हैं? 22। और एलोसोम जो होते हैं, एलोसोम जिसको मैं सेक्स क्रोमोसोम बोलता हूँ, ये होता है X या Y। याद रखना, या तो X होगा या Y होगा, दोनों नहीं होंगे। अगर मान लो एलोसोम है, यहां से आता, या तो हमेशा क्या आएगा? 22X ही आएगा, है ना, या तो हमेशा 22X ही आएगा। इधर दोनों में से कुछ एक हो सकता है, या तो 22X आएगा या 22Y आएगा, दोनों में से एक स्पर्म, एक तरह का स्पर्म होगा। अगर 22 और X आया तो 22 44XX बनेगा, और अगर 44XX बना तो इसको हम बोलेंगे फीमेल चाइल्ड। क्या बना? फीमेल चाइल्ड। और 22X और 22Y आएगा तो ये होएगा 44XY, और इसको हम बोलूँगा मेल चाइल्ड। तो मेल और फीमेल चाइल्ड का जो डिटर्मिनेशन है कि भाई मेल चाइल्ड पैदा होगा या फीमेल चाइल्ड पैदा होगा, ये डिटर्मिनेशन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि जो आपका स्पर्म है उसके अंदर और ओवा के अंदर, ओवा तो 22X है और स्पर्म के अंदर कौन सा है? 22X स्पर्म है या 22Y स्पर्म है। इनमें से जो भी स्पर्म का नंबर रहता है वो डिसाइड करेगा कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा जो नया बोर्न होगा। क्लियर हो गया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो जर्म सेल है इसमें जो ये ओवा और स्पर्म बनते हैं ये मियोटिक डिवीजन से बनता है, इसको मियोसिस कहते हैं, जिससे ओवा और स्पर्म बनेंगे। ये मियोटिक डिवीजन से बनते हैं, जबकि हमारी बॉडी में सोमेटिक जितनी भी सेल है उनमें माइटोटिक डिवीजन चलता है। कौन सा डिवीजन चलता है? माइटोटिक डिवीजन। क्लियर है? हाँ, तो मेल और फीमेल का जो डिसीजन होता है वो जर्म सेल के आधार पे ही होता है। और जर्म सेल जो होती है वो कौन सी है? स्पर्म 22X है या 22Y है, इस बात का ध्यान रखना है। और हमेशा ओवा और स्पर्म n सेल ही होंगे, उनमें क्रोमोसोम आधे होते हैं। इन दोनों को जर्म सेल बोलते हैं या गोनेड्स के द्वारा बनने वाली सेल बोलते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे दिखाया आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। इमेज को देखो और पहचानो क्या है कहानी। साकेर टेप, इंच टेप, एरोबिक टेप, नन ऑफ द अबव, एंड इट्स वेरी सिंपल। हाँ, कम्युनिटी सेटअप में यूज होने वाली कलर कोडिंग टेप। कलर देख रहे हो, यहाँ पे कलर देख रहे हो। पहला कलर क्या है? रेड। दूसरा कलर क्या है? येलो। तीसरा कलर क्या है? ग्रीन। तो ये
ट्रिपल कलर कोडिंग टैप है, रेड येलो और ग्रीन। क्या है ये? कलर कोडिंग टैप है, कलर कोडिंग टैप है। और इस कलर कोडिंग टैप को नाम दिया जाता है साकिर टैप। क्या नाम दिया जाता है? साकिर टैप। दिस कलर कोडिंग टैप इज नोन एज साकिर टैप। ये जो साकिर टैप है इसके अंदर रेड येलो और ग्रीन 3 कलर कोड है। तो याद रहे प्यारे दोस्तों, जब हम रेड कलर की बात करते हैं, रेड कलर, येलो कलर या ग्रीन कलर, तो जब हम रेड कलर की बात करते हैं तो ये तब आता है जब बच्चे का मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो होता है वो लेस देन 11.5 सेंटीमीटर हो। बच्चे में जब मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो है वो लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है और बच्चा जो है वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहा है, सैम का बच्चा बन रहा है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, तब इसको हम बोलते हैं रेड कलर। रेड कलर, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर और बच्चा किसका शिकार हो रहा है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का। तब तो ये कलर कैसा कलर आएगा? रेड कलर आएगा। और ये सबसे खतरनाक कलर है, याद रखना। साकिर टेप होती है, इसकी फुल फॉर्म कुछ नहीं होती है। साकिर भाई साहब थे, उनके नाम पे है, इसकी क्या फुल फॉर्म होगी? और ये जो टेप है इसका रेड कलर कब आता है? जब ये 11.5 से कम हो। और इस कैटेगरी को किस में बोलेंगे? सैम कैटेगरी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ऐसे बच्चे को इलाज करने के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज का मतलब है हॉस्पिटल में भर्ती करके और इस बच्चे का इलाज किया जाएगा। बच्चा सही नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का बच्चा, रेड कलर। प्यारे दोस्तों, दूसरा कलर आ सकता है, हमने बोला इसमें येलो। येलो कलर तब आता है जब ये टैप 11.5 से 13.5 सेंटीमीटर के बीच में आए, इसको येलो कलर कहते हैं। और येलो कलर जो है वो यहाँ पे बच्चे के अंदर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आएगा, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, या वी कैन से एक हो गया सीवियर एक्यूट माल, हाँ, एक्यूट माल न्यूट्रिशन या मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, या क्या आएगा? मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ऐसे बच्चे जो होते हैं इनको हॉस्पिटल में भर्ती करने का तो जरूरत नहीं है, लेकिन इनके इलाज के लिए सप्लीमेंटल थेरेपी देनी पड़ेगी, सप्लीमेंटेशन देने पड़ेंगे। हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सप्लीमेंटेशन देने पड़ेंगे। और पेरेंट्स जो है, उस पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि बच्चे को क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। तो यहाँ पे येलो कलर आते ही एक्यूट माल न्यूट्रिशन या मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ये दूसरा मैनेजमेंट है साकिर टेप का। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पे तीसरा जो कलर है, इस कलर को हम नाम, अच्छा, एक कलर यहाँ पे होता है कि रेड और येलो के बीच में एक ऑरेंज कलर है जो इसी के अंदर इंक्लूड है। इसी 2 कैटेगरी को सेपरेट कर सकते हैं ऑरेंज कलर से। एक्यूट माल न्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन को सेपरेट कर देते हैं ऑरेंज कलर से। जब ऑरेंज आता है तो उसको मॉडरेट कह देते हैं, और जब येलो आ जाता है तो उसको एक्यूट कह देते हैं। हमने इसको मिक्स कैटेगरी बना दिया। जब मॉडरेट आता है तो सप्लीमेंटेशन दे देते हैं, जब एक्यूट आ जाता है तो पेरेंट्स को काउंसलिंग कर देते हैं। हमने इसको मिक्स करके दिया क्योंकि इस टेप के अंदर ज़्यादातर 3 कलर कोड ही यूज़ करते हैं। और लास्ट जो है वो है आपका ग्रीन कलर। प्यारे दोस्तों, जब कलर ग्रीन होता है तो इसको हम बोलते हैं नो माल न्यूट्रिशन। और जब माल न्यूट्रिशन ही नहीं है तो फिर पंचायती बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इंटरवेंशन, कोई इंटरवेंशन काम में लेने का जरूरत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छा कलर माना जाता है ग्रीन कलर, और सबसे ज़बरदस्त कलर जो माना जाता है, ख़राब कलर जो वर्स्ट कलर है, वो है रेड कलर। तो अगर लाल कलर है तो वेरी डेंजरस, और अगर ग्रीन कलर है तो इट्स वेरी गुड। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, या क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन को असेस करने के लिए टैप काम में ली जाती है, वो साकिर टेप है। साकिर टेप जो होती है, इसके लिए जब मेजर करते हैं हम तो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ऐसा हमने बोला। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका अपर आर्म है, इसके मिड वाले एरिया में इस टैप को यहाँ पे मारा जाता है। अच्छा, टैप कभी आपने ज़िंदगी में देखी हो, ये क्या टैप है? तो आप ध्यान रखना कि ये जो टैप होती है साकिर टैप, इसको हम यूज लेते हैं कहाँ पे? आपने देखा होगा कभी आपने बचपन में कुरकुरे खरीदे हो, तो वो जो 10 रुपए के आप कुरकुरे लेते थे उसके अंदर एक टैप निकलती थी, और वो कुरकुरे वाले कहते थे कि पहले आप अपना चेक कर लो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस,
और उसमें कलर अगर रेड आ रहा है तो हमारा कुरकुरा खाओ और खाने के बाद में तुम चेक कर लो ये रेड से ग्रीन हो जाएगा। ऐसा उनका दावा हुआ करता था। हमने कभी यहाँ तो उसको नहीं मारा है, लेकिन यहाँ हाथ में कलाई में मार के कह देते ये हमारी घड़ी है ना, भले ही उसमें टाइम नहीं आ रहा हो। दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये वही टैप है प्यारे दोस्तों जिसको आप यहाँ पे हाथ पे बांधने का काम करते थे। ये साकिर टैप है, कलर कोडिंग टैप है, याद रह जाएगा, आसान है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन किसके लिए है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, एमपीओ, एक तो था एनपीओ, यह एमपीओ, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन? छोटा सवाल, इजी सवाल, लेकिन जवाब है जबरदस्त। सभी लोगों को जवाब लिखना है। क्या आंसर हो सकता है? मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन किससे संबंधित है? पहला है टाइफाइड, मलेरिया, लेप्रेसी और कैंसर। टाइफाइड, मलेरिया, कॉड, कैंसर किससे संबंधित है? यू हर्ड द वर्ड बिफोर, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। क्या आपने सुना है नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम? नहीं। क्या आपने सुना है? अरे सर, वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम को कौन नहीं जानता है, बस उसी का हिस्सा है। तो यहाँ पे वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी है ये देख लो आप। है टाइफाइड इज ए वेक्टर बोर्न डिजीज? नहीं, ये तो होती है बैक्टीरियल डिजीज, साल्मोनेला टाइफी। ये किसमें, ये क्या है? साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी है। और इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर। तो ये यहाँ पे टाइफाइड नहीं रहेगा। निकाला जिसको बोलते हैं, निकाला, यू हर्ड द वर्ड निकाला। ये जो निकाला है ये टाइफाइड है, तो ये निकाला है, ये मॉडिफाइड प्लान इसमें नहीं आएगा। लेप्रेसी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये लेप्रेसी बीमारी है। और कैंसर जो है इसके मल्टीपल कोज है, मल्टीपल कोजेटिव एजेंट है, कोजेज है। एक कोई कारण आप कह ही नहीं सकते इससे कैंसर होता है। तो प्यारे दोस्तों ये तीनों बातें तो यहाँ पे नहीं रहेगी। तो वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम मलेरिया, और मलेरिया में यूज करते हैं मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है जिसमें मलेरिया की रोकथाम, वो गैम्बूसिया मछली को पालना, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, अलग अलग तरह की जो चीज़ें काम में ली जाती है वो इसका पार्ट बनती है। मॉडिफाइड प्लान ऑफ जो है आपका ऑपरेशन, और ये मलेरिया के लिए यूज होता है। नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम का पार्ट है। याद रह जाएगा रे रसगुल्लो? हाँ, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा केवल जानवरों से प्राप्त होता है? इनमें से कौन सा केवल जानवरों से प्राप्त होता है? जवाब लिखिएगा। इनमें से कौन सा केवल जानवरों से प्राप्त होता है? पहला क्या लिखा हुआ है? फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ए एंड कोलेस्ट्रॉल। कौन सा केवल जानवरों से प्राप्त होता है? पहला क्या लिखा हुआ है? फोलिक एसिड, विटामिन B9 कहते हैं इसको। दूसरा लिखा हुआ है विटामिन सी, विटामिन ए और कोलेस्ट्रॉल। डी, सी, इसमें भी कंफ्यूजन है। कई लोगों ने लिखा है विटामिन ए केवल जानवरों से प्राप्त होता है। अरे विटामिन भाई साहब केवल जानवरों से प्राप्त होता है ऐसा हमने लिखा है, याद रखना। पहला लिखा हुआ है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एक विटामिन है, विटामिन सी एक विटामिन है। विटामिन, जितने भी विटामिन होते हैं ना
ये प्लांट सोर्स भी होता है। एनिमल सोर्स तो होती है, ये प्लांट सोर्स से भी प्राप्त होता है। जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको एनिमल सोर्स की जरूरत होगी। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है ना, फैट, ऑयल, ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर एनिमल सोर्स ही इसका प्रोडक्ट है ना। कोलेस्ट्रॉल एनिमल प्रोडक्ट में ही ज़्यादा होता है। आपने घी लिया, एनिमल प्रोडक्ट है कि नहीं है? तो और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये केवल जानवरों से ही प्राप्त होता है कोलेस्ट्रॉल। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विटामिन यहाँ पे जवाब नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन है प्लासेंटा, अपरा का अधिक भाग होता है। अपरा या प्लासेंटा, प्लासेंटा जो है, इस प्लासेंटा का अधिक भाग होता है फीटल ओरिजिन, मैटरनल ओरिजिन, दोनों का बराबर, या इनमें से कोई नहीं। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है आज के सेशन का, और यही गलत कर दिया तो मामला गड़बड़ है भाई। हाँ, ये आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए जो है ना वो प्लांट सोर्स में भी पाया जाता है, याद रखना दोस्तों। हाँ, यहाँ पे इस सवाल ने क्या बोला कि कौन सा प्लासेंटा का अधिक भाग है, फीटल है या मैटरनल ओरिजिन। प्लासेंटा दोनों का मिला जुला रूप है। प्लासेंटा जो बनता है वो प्लासेंटा माँ का भी भाग है और बच्चे का भी भाग है। तो प्लासेंटा में मैटरनल और फीटल दो ओरिजिन होते हैं। आपको बताना है कि कौन सा भाग बड़ा है प्लासेंटा का। भाई साहब, इसमें भी कंफ्यूजन है? प्लासेंटा का ओरिजिन पूछा है, बहुत सिंपल है। मतलब आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है, उसको भी गलत कर रहे हैं कुछ रसगुल्ले, है ना। मैंने बोला कि प्लासेंटा के अगर आप 5 हिस्से कर दो, 5 प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा है, और इसके 5 भाग करें अगर हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से करें तो प्यारे दोस्तों इस प्लासेंटा के जो 4 हिस्से हैं, कितने हिस्से, 4 हिस्से जो है इस प्लासेंटा के, हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3, हिस्सा नंबर 4, तो 5 हिस्से करें। इस प्लासेंटा के जो 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से, ये इतना 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 और इतना एरिया, इसको प्लासेंटा के 4 हिस्से कह देंगे हम। इसके अगर हम 4 हिस्सों में बात करें, ये फीटल ओरिजिन है, 5 में से 4 मतलब लगभग 80% प्लासेंटा। कितना परसेंट, 80%, 4/5, 4 में से 5 में से 4 हिस्सा, लगभग 80% प्लासेंटा जो है इसका ओरिजिन तो है फीटल। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये है 20%। ये 20% प्लासेंटा, 1/5 भाग जो है यह है मैटरनल ओरिजिन, मैटरनल। तो प्लासेंटा का 1/5 भाग मतलब 20% प्लासेंटा मैटरनल ओरिजिन का होता है, और 80% प्लासेंटा जो होता है प्लासेंटा वो प्यारे दोस्तों फीटल ओरिजिन से बनता है। तो यहाँ पे भ्रूण जो है, फीटस जो है, इसका अधिक भाग होता है प्लासेंटा में, और वो भी कितना, 80% के आसपास। मदर का जो है वो परसेंटेज वैल्यू ओनली 20% होता है, 1/5 भाग होता है टोटल प्लासेंटा का। तो ऐसे लगता है कि प्लासेंटा माँ से बना हुआ है, माँ से नहीं बना हुआ है, बच्चे का ही बना हुआ है, क्योंकि प्लासेंटा की जरूरत किसकी है, बच्चे की है। और बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैटरनल और फीटल ओरिजिन जो है उसका रेशियो 80-20 रहता है प्लासेंटा के अंदर। 20% मैटरनल ओरिजिन है और 80% रसगुल्ला ओरिजिन है, फीटल ओरिजिन है। इस बात का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। अगला है मलेरिया के संदर्भ में एपीआई क्या होता है। मलेरिया जो है उसके संदर्भ में आपको यह बताना है कि वहाँ पे एक टर्म चलता है एपीआई। तो मलेरिया के संदर्भ में एपीआई किसको कहते हैं, सभी लोगों को जवाब लिखना है। एपीआई का मतलब पूछा है मलेरिया के संदर्भ में।
पहला लिखा हुआ है ऑल प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन, ऑल पैरासाइट इन्फेक्शन, एनुअल पैरासाइट इन्फेक्शन और एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। प्यारे दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी मर्जी से फुल फॉर्म बना देते हैं। जैसे मलेरिया है और ये प्लाज्मोडियम है, तो हमने क्या बता दिया? ऑल प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन। ऐसे नहीं बनती है फुल फॉर्म, है ये तो बहुत वर्स्ट तरीका है किसी सवाल का जवाब देने का। और मैंने कहा ना, जवाब तभी दे पाओगे जब अगरबत्ती लगाओगे। तो प्यारे दोस्तों, एक बार सभी लोगों को पूरे जोश और उत्साह के साथ में, अगर ये मानते हो कि आप कुछ नया सीख रहे हो, अगर ये मानते हो कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतरीन कर रहा है, अगर ये मानते हो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एक एनर्जी मिलती है, तो सभी लोगों को तुरंत प्रभाव से अगरबत्ती लगानी है। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन। एक बार पूरे जोश और उत्साह के साथ में सभी लोग जो है वो इस सेशन को लाइक कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे पूरे जोश के साथ में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम ऐसे मरे हुए लोगों की तरह। इससे उत्साह आना चाहिए आपके अंदर, एक उमंग, एक तेज आना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा कि सफलता जो होती है ना, वो किसी की गुलाम नहीं है, वो तो मेहनत करने वाले पे फिदा हो जाती है। और आप अगर चाहते हो इस बार इस एग्जाम को, जो एग्जाम है 19 फरवरी 2023 को, CHO के एग्जाम में खोपड़ी में छेद करके पिता की फिक्र को फक्र में बदलना, तो याद रखिएगा मेहनत लाजवाब होनी चाहिए। किसी ने कहा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। अब युद्ध की तारीख ऐलान हो चुका है, तो अब इसको टालना तो है ही नहीं। तो द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है वंशज राणा का, फेंक वाला जहां तक जाए। और CHO में लगेगा तो लगेगा, नॉर्थ सेट में लगेगा तो लगेगा, लेकिन कहीं तो लगेगा। अगर भाला फेंकेंगे तो लगेगा ना, हाथ में लेके बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी पार होने वाला नहीं है। इस सवाल ने मलेरिया के संदर्भ में API के बारे में पूछा है। और API जो है ना दोस्तों, इस API का फुल फॉर्म ये नहीं है, ऑल पैरासाइट इन्फेक्शन नहीं है। याद रखो, ऑल वर्ड तो है ही नहीं, यहाँ के ए का मतलब ऑल तो है ही नहीं। ये एक एग्जामिनेशन है जो कि एनुअल एग्जामिनेशन होता है, कि भाई साल भर में क्या हुआ है, उसको एनुअल वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे एनुअल जो है, एनुअल वर्ड यूज होता है, पर एनुअल पैरासाइट इन्फेक्शन नहीं, इंसिडेंस पूछते हैं। इंसिडेंस मतलब भाई साल भर में कितने इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? इंसिडेंस का मतलब है नए केस। कल ही हमने बताया था, एक होता है प्रिविलेंस और एक होता है इंसिडेंस। जो पुराने केस है उसमें नए ऐड होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिविलेंस। क्या होता है? प्रिविलेंस। तो प्रिविलेंस जो होता है वो तो हमने बोला था ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड और न्यू को हम ऐड कर दें तब तो उसको बोलते हैं प्रिविलेंस प्यारे दोस्तों। और जो नए केस आते हैं उनको हम नाम देते हैं इंसिडेंस। तो यहाँ पे बोला गया कि जो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस होते हैं इनको API के नाम से जानते हैं। एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस जो होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? API के नाम से जानते हैं। तो API का फुल फॉर्म मलेरिया में होता है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। इंसिडेंस को बोलते हैं नए केस, और जो पुराने केस के अंदर नए जोड़ दिए जाए तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? प्रिविलेंस के नाम से। ये जो प्रिविलेंस है इनमें दो चीजें रहेगी। हमने आपको ये भी बताया प्यारे दोस्तों कि प्रिविलेंस जो होता है इसमें या तो रिकवरी हो जाएगी, प्रिविलेंस में या तो क्या हो जाएगी? रिकवरी हो जाएगी, और या क्या हो जाएगी? मॉर्टेलिटी हो जाएगी। या तो हो जाएगी रिकवरी और या क्या हो जाएगी? मॉर्टेलिटी। ये बोलते हैं प्रिविलेंस को, जिसमें ओल्ड और न्यू दोनों ऐड हो जाते हैं। उसमें या तो मॉर्टेलिटी हो जाएगी या रिकवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। ओल्ड केसेज को और न्यू को जोड़ के प्रिविलेंस कहते हैं, लेकिन सिर्फ नए केस आते हैं उनको इंसिडेंस बोलते हैं। क्लियर है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन, हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट किसने दिया? हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट किसने दिया? सभी लोग जवाब लिखेंगे, क्या आंसर होना चाहिए? हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट किसने दिया? देखते हैं किससे दिलाते हो आप कंसेप्ट। कुछ लोग तो अभी दिला देंगे, 2 मिनट लगेंगे, मुझे पता है। कंसेप्ट दिलाने में बिल्कुल देरी नहीं है, जिससे मन करेगा उससे दिलवा देंगे। यूनिसेफ से दिला देंगे, कुछ FOA से दिला देंगे, हैं? दिलाओ दिलाओ, जल्दी दिलाओ भाई। हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट किसने दिया? मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन में वो जवाब डाला ही नहीं जो इसका आंसर है, उसके बावजूद भी लोग दिला रहे हैं।
यूनिसेफ से दिला रहे हैं, हेल्थ फॉर ऑल यूनिसेफ ने दे दिया है कि नहीं है। अरे इतना तो कम से कम याद रखो, हेल्थ फॉर ऑल का कंसेप्ट WHO ने दिया था। किसने दिया था? WHO ने। और आप किसी से भी दिलवा रहे हो यार, है ना, ऐसा काहे को कर रहे हो बताओ मेरी बात, है ना। अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा बताओ। अरे हेल्थ फॉर ऑल प्यारे रसगुल्लों, WHO ने दिया, WHO ने, ये तो मत भूलो। हेल्थ फॉर ऑल किसने दिया है? WHO ने। डब्लू, अरे बबलू नहीं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ वही 7 अप्रैल 1948 जिनेवा, 7 अप्रैल 1948 हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। आएगा, सवाल आएगा एग्जाम में, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO 1948। और ये जो WHO है, इसी ने कंसेप्ट दिया था हेल्थ फॉर ऑल। और ये जो गोबी है ना, गोबी, ये गोबी है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की तो क्या है? गोबी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन। अरे गोबी याद है कि नहीं है? ग्रोथ मॉनिटरिंग प्यारे दोस्तों, हाइट वेट, ग्रोथ चार्ट सुना है ना, कल ही तो बताया था आपको। तो ग्रोथ चार्ट जो है, O का मतलब हो गया ORS, B का मतलब हो गया प्यारे दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग, I का मतलब हो गया इम्यूनाइजेशन, और साथ में जोड़ दो 3F। साथ में क्या जोड़ दो? 3F। ये जो गोबी है वो किसकी है? यूनिसेफ की तो है गोबी। और हेल्थ फॉर ऑल किसका है? हेल्थ फॉर ऑल है WHO का। याद रखना, ये बातें सारी काम की है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि हेल्थ फॉर ऑल, तो जवाब क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इन्होंने हेल्थ फॉर ऑल के बारे में दिया। और प्यारे दोस्तों गोबी का पूछ लेना, गोबी, तो गोबी वहां पे काम करेगी। अब अगला जो सवाल है, ये हमने आपको पहले भी बताया था, वोंग बेकर स्केल यूज किस में होती है? वोंग बेकर स्केल जो है फेस रेटिंग स्केल है। और मैंने पहले भी बताया था कि ये चेहरे की रेटिंग की जाती है। इसमें चेहरे की 0 नंबर से लेके 10 नंबर तक ये स्केल होती है। 0 से 10 नंबर तक की अलग अलग चेहरे यहाँ पे होते हैं। पहला है 0, नो हर्ट। 2 नंबर हर्ट लिटिल बिट। 4 नंबर हर्ट लिटिल मोर। 6 नंबर हर्ट इवन मोर। 8 नंबर हर्ट वॉल मोर। 10 नंबर हर्ट वर्स्ट। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ता है दर्द बढ़ता जाता है। नंबर जितना कम है दर्द उतना ही कम है। जिंदगी में बहुत दर्द है, और ये दर्द इससे चेक करते हैं चेहरों को देखे। अरे चेहरे है, दर्द दिखाएंगे, दर्द बताएंगे। और रसगुल्ला जब सेशन को शेयर करेगा तो आंकड़ा नया लग जाएगा। तो खुशी जो है वो दिखती है 0 नंबर पे, और गम आता है 10 नंबर पे। हर्ट वर्स्ट 10 नंबर चाइल्ड में यूज करते हैं। फेस रेटिंग स्केल होती है, एडल्ट या ओल्ड एज की नहीं है, बच्चों में यूज करते हैं। वोंग बेकर फेस रेटिंग स्केल बच्चों में यूज होती है, एडल्ट स्केल नहीं है। वोंग बेकर फेस रेटिंग स्केल, और ये दर्द का पता लगाने की स्केल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो दर्द का पता लगाना तो ये स्केल आपके लिए रामबाण बनेगी। प्यारे दोस्तों, जो ओवुलेशन होता है, डिंबोत्सर्जन के समय कितनी पोलार बॉडी जो होती है वो निकलती है? जब ओवुलेशन होता है तो कितनी पोलार बॉडी जो है वो निकलती है? यहाँ पे ये सवाल ने आपसे पूछा है। ओवुलेशन के समय कितनी पोलार बॉडी जो है वो वहां से निकलेगी? डिंबोत्सर्जन के समय कितनी पोलार बॉडी जो है वो वहां से निकलेगी? 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। तो जय जयकार नहीं करनी है, पोलार बॉडी बनानी है। कितनी निकलेगी पोलार बॉडी जब होगा डिंबोत्सर्जन? डिंबोत्सर्जन होगा तो पोलार बॉडी कितनी बनेगी? कुछ लोगों को लग रहा है 1 बनेगी, कुछ को लग रहा है 2 बनेगी। अरे 1 बनेगी कि 2 बनेगी है? सभी को अपना अपना लगाना है, अपने मन से जवाब लिखना है, पड़ोसी का देख के नहीं लिखना है। पोलार बॉडी डिंबोत्सर्जन के समय अलग अलग एस्पेक्ट है वहां पे। डिंबोत्सर्जन के समय हंसराज सैनी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ रसगुल्ले ठीक जा रहे हैं, कुछ ने गड़बड़ आंसर लिखा है। याद रखना कुछ तो 3-3 बना रहे हैं। अरे भाई साहब, हम यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन की बात करते हैं। पोलार बॉडी हमेशा 1 बनती है जब ओवुलेशन होता है, डिंबोत्सर्जन होता है, और उस समय आपको पोलार बॉडी अगर बनानी है
तो पोलर बॉडी प्यारे दोस्तों कितनी बनेगी, एक बनेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डिम्बोत्सर्जन के समय अगर पोलर बॉडी की बात की जाए तो इट्स ऑलवेज वन माय डियर फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, एक बनेगा। बाकी तीनों क्या है, गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, सभी लोगों को ध्यान देना है, क्वेश्चन मजेदार है। जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, लाइक बटन प्रेस नहीं किया है, तुरंत करें, सेशन हो रहा है धमाकेदार। और याद रखना कि अगर आप चाहते हो बेस्ट तैयारी करना, क्योंकि सीएचओ की डेट आ चुकी है 19 फरवरी 2023। इंतजार खत्म हुआ प्यारे दोस्तों, 2 महीने का समय है, 2 महीने का समय है। और चाहते हो बेस्ट तैयारी करना तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन है। आप सीएचओ ऑनलाइन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम ले सकते हो। सीएचओ ऑफलाइन बैच उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज का ऑलरेडी रन है। इस ऑफलाइन बैच में B1 बैच 1 महीना हो गया इसको चलते हुए, और एक नया B2 बैच, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नया B2 बैच जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और ये बैच आप 15 दिसंबर तक ज्वाइन कर सकते हो। कब तक ज्वाइन कर सकते हो, 15 दिसंबर तक B2 बैच ज्वाइन कर सकते हो। किसी ने कहा हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आज ही इस बैच को ज्वाइन करें, 19 दिसंबर के इस बैच को ज्वाइन करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, इस बार सीएचओ पार। और अगर आप ये अपनी तैयारी को देना चाहते हो मजबूती, तो इंतजार हुआ खत्म, आज ही ज्वाइन करें, अभी ज्वाइन करें और अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। और ये जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाए। यहाँ पे बोला है कौन सा रोग फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहलाता है। इस सवाल का जवाब प्यारे दोस्तों आपको देना है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। कब देना है, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में। और क्यों कहते हैं ये भी लिखना है। 1900 बच्चे हैं तो 1900 कमेंट आने चाहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। सेशन को देंगे यहीं पे विराम, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, करेंगे आगाज। कहानी रहेगी इसी तरीके की। दूसरा सेशन रहेगा शाम को 5:15 बजे, ध्यान रखना। आज का दूसरा सेशन है शाम को 5:15 बजे, इंतजार रहेगा। शाम को 5:15 बजे प्यारे दोस्तों दूसरा सेशन है। और कल सुबह 6 बजे सीएचओ का अगला सेशन है। शाम को 5:15 बजे फिर मिलने वाले हैं एक नए सेशन के साथ में। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर करेंगे कुछ और नए धमाके, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में, कुछ कतई जहर क्वेश्चंस के साथ में। आज के सेशन को देते हैं यहीं पे विराम। जाने से पहले वो महत्वपूर्ण बात, किसी ने बोला ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा शाम को 5:15 बजे एक और धमाकेदार सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।